Hello everyone. So in this lecture we'll discuss about attitude. एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी में, जो कि हर साल इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और एटीट्यूड को आप ना ही मतलब 10-10 नंबर वाले, तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। और केस स्टडी में भी आप इसको लिबरली यूज कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी केस स्टडीज आती हैं उसमें या तो करप्शन के ऊपर आती है या फिर किसी भी सोशल इशू के ऊपर आती है। ठीक है, तो उसमें किस तरीके से आप जो है पैटर्न चेंज करोगे, सुधार करोगे, सॉल्यूशन दोगे, तो सॉल्यूशन में चेंज ऑफ एटीट्यूड के ऊपर आता है। प्रॉब्लम क्या होती है? एटीट्यूड स्टिफ होता है पब्लिक का, जैसे कि सैनिटेशन के ऊपर एटीट्यूड स्टिफ है या फिर चाइल्ड मैरिज के ऊपर एटीट्यूड स्टिफ है। तो उन एटीट्यूड को किस तरीके से चेंज करें, तो आप इसको केस स्टडी में भी इस टॉपिक को इजीली यूज कर सकते हो। चलते हैं इसके सिलेबस के ऊपर यूपीएससी के। तो सिलेबस क्या कहता है यूपीएससी का? जब भी एटीट्यूड की बात आती है तो एटीट्यूड का कंटेंट क्या है, मतलब एटीट्यूड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एटीट्यूड का क्या स्ट्रक्चर है, एटीट्यूड का क्या फंक्शन है। स्ट्रक्चर ये कहता है कि कंटेंट, तो मतलब एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो कंटेंट हो जाता है एटीट्यूड का। ठीक है, कि इससे आप मतलब एक पर्सन पे एक एटीट्यूड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर में ये होता है कि एटीट्यूड फॉर्म मतलब किन किन फैक्टर से फॉर्म होता है। मतलब अगर किसी के पास एक एटीट्यूड है किसी भी चीज का, जैसे कि वेजिटेरियन एटीट्यूड या फिर नॉन वेज एटीट्यूड, तो वो है तो क्यों है। ठीक है, तो क्या उसके पैरामीटर्स हैं। फिर फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड ये होता है कि अगर एटीट्यूड हो गया, मान लो किसी का कोई भी एटीट्यूड बिल्ड हो गया, तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब उसकी पर्सनैलिटी पे, और वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो इसके बहुत सारे मतलब फैक्टर्स होते हैं, तो वो हम देखते हैं इसमें। फिर एटीट्यूड इन्फ्लुएंस विद रेस्पेक्ट टू थॉट एंड विद रेस्पेक्ट टू बिहेवियर। मतलब एटीट्यूड हमारे थॉट्स को कैसे चेंज करता है या फिर कैसे इम्पैक्ट करता है, और हमारे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, कितने तरह के मोरल एटीट्यूड होते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड होते हैं। ये आपका जो है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जब पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसमें आता है। जैसे पॉलिटिकल एटीट्यूड्स क्या हो गए, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स जैसे लिबरलिज्म एक एटीट्यूड हो गया। ठीक है, लेफ्टिस्ट एक एटीट्यूड हो गया। ठीक है, राइटिस्ट एक एटीट्यूड हो गया। फिर कंजर्वेटिव एक एटीट्यूड हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं। राइटिस्ट और कंजर्वेटिव जरूरी नहीं है कि सेम ही है। ठीक है, कि जैसे अगर यूएस के टर्म्स में हम ले, तो क्या कंजर्वेटिव राइटिस्ट सेम है या फिर कंजर्वेटिव लेफ्टिस्ट सेम है? कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि जो पहले से चला आ रहा है उसको कंजर्व करो, लेकिन राइटिस्ट का अलग मतलब अलग होता है। राइटिस्ट का मतलब ये होता है कि सोशल हार्ड एटीट्यूड आपका होता है इसमें। ठीक है, रिलीजियस के साइड साथ होता है। तो अगर जहाँ पे रिलीजन नहीं है, जैसे अगर यूरोप की बात करी जाए, तो यूरोप में कंजर्वेटिव, जैसे अगर फिनलैंड की बात करी जाए, तो कंजर्वेटिव एटीट्यूड क्या होगा, वहाँ का लिबरल वैल्यूज आर कंजर्वेटिव वैल्यूज। ठीक है, लेकिन आर लिबरल वैल्यूज राइटिस्ट नो। तो ये थोड़ा अंतर हो सकता है इसमें। फिर सोशल इन्फ्लुएंस का क्या अंतर होता है, और परसुएशन का क्या मतलब होता है। तो सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ भी हमें किसी के एटीट्यूड में बदलाव लाना है। अभी बहुत अच्छे से जानेंगे कि एटीट्यूड की डेफिनेशन मतलब होता क्या है। मतलब ये कहते हैं कि पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि एटीट्यूड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट गोज एज इनपुट इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। मतलब एटीट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एटीट्यूड जब आप लिखोगे इस आंसर को, तो पहले तो डिफाइन करोगे इंट्रो में व्हाट इज एटीट्यूड। तो बॉडी में आप ये लिखोगे कि कंपोनेंट मतलब इसका जो नॉलेज कंपोनेंट है, इसका जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है, नॉलेज ही हो गया। इफेक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है, बिहेवियरल कंपोनेंट है, थॉट कंपोनेंट है। तो इन सब को आप एक्सप्लेन करोगे विद एग्जांपल्स। और फिर ये है हाउ टू बिल्ड ए सुटेबल एटीट्यूड फॉर पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट में आप किस तरीके से एटीट्यूड आप इन बिल्ड कर सकते हो, तो उसमें क्या है, उसमें वो जो चेंज इन एटीट्यूड, मतलब अगर एटीट्यूड किसी सिविल सर्वेंट का अच्छा नहीं है तो उसे कैसे चेंज करेंगे, तो ये इसमें लिखनी है सारी चीजें, वो हम पढ़ेंगे। फिर पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। तो यही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वही सेम चीज पूछी जा रही है जो ऊपर पूछी गई है। फिर हेटरेट इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन्स विजडम एंड कॉन्सेंस कैन हेल्प दैट कैन पॉइजन द नेशन स्पिरिट। जैसे हेटरेट, हेटरेट इज व्हाट, नेगेटिव एटीट्यूड। तो एटीट्यूड अगर हेटरेट का है, जैसे पाकिस्तान के केस में लिया जाए, हेटरेट टुवर्ड्स इंडिया, तो किस तरीके से
मतलब एक नेशन की स्पिरिट को अंदर से खोखला कर देता है, तो ये पूछ रहा है। तो इफ यू एग्री, यस ऑब्वियसली एग्री कि अगर हेट्रेड है तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड है। अब नेगेटिव एटीट्यूड है तो इसको किस तरीके से आप इसमें एटीट्यूड के फंक्शंस में डालोगे? हेट्रेड से क्या होता है? हेट्रेड से तुम्हारे थॉट गंदे होते हैं, हेट्रेड से तुम्हारा बिहेवियर गंदा होता है, हेट्रेड से तुम्हारे इमोशंस गंदे होते हैं, हेट्रेड से क्या होता है, तुम्हें वेंजेंस वाली फीलिंग आती है, फॉरगिवनेस कम होती है। ठीक है, तो ये सारी नेगेटिव चीजें होती हैं हेट्रेड से, तो आप लिखोगे इसमें विद एग्जांपल्स। ऐसे ही ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी आप एटीट्यूड के कंपोनेंट्स डाल सकते हो कि एवरी वर्क हैज टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग, दोज दैट परसीव विल सी द लाइट सूनर और लेटर। कि परसिवरेंस की इसमें वैल्यू बताई गई है। एक तो परसिवरेंस के ऊपर आप इसको एलेबोरेट करोगे और एटीट्यूड के ऊपर भी करोगे। क्यों? किसी का अगर एटीट्यूड परसिवरेंस वाला है तो वो परसीव करेगा, जिसका एटीट्यूड परसिवरेंस वाला नहीं है या टिमिड एटीट्यूड है, ठीक है, या फिर माइंडसेट उसका जो है मतलब गिव अप माइंडसेट है, तो वो गिव अप कर देगा। तो इसमें भी आप एटीट्यूड के ऊपर कर सकते हो कि एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, परसिवरेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यही सारी चीजें कि किसी के थॉट पे इम्पैक्ट करोगे, किसी के बिहेवियर पे इम्पैक्ट करोगे, किसी के इमोशंस पे इम्पैक्ट करोगे, ठीक है, किसी की ईगो पे इम्पैक्ट करोगे। तो ये सारी चीजें आप इसमें भी डाल सकते हो और केस स्टडीज में तो डाल ही सकते हो। फिर इसमें यह है, व्हाट कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। अब ये अप्लाइड क्वेश्चन है कि पहले सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से काम करता है और उसको इस पर्टिकुलर स्कीम में किस तरीके से फायदा मिला, इन दो चीजों का, और ये किस तरीके से हमने किया था। तो ये पूछ रहा है। जब हम पढ़ेंगे सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन को तो ये काफी क्लियर हो जाएगा आपको। अब आता है कंटेंट ऑफ एटीट्यूड, जो पहला हमारा कंपोनेंट था। कंटेंट ऑफ एटीट्यूड पढ़ने से पहले एटीट्यूड की डेफिनेशन हम जान लेते हैं। हमने अभी तो ये समझ लिया कि यूपीएससी में किस तरीके से आता है ये। तो अब डेफिनेशन क्या है? एटीट्यूड इज मोर और लेस परमानेंट लर्निंग ओरिएंटेशन और डिस्पोजिशन टुवर्ड्स पर्सन, ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज और इवेंट्स। अब ये कंटेंट है, कंटेंट को ही मैंने डेफिनेशन बना दिया इसमें कि जैसे पहला क्या कंटेंट है एटीट्यूड का? इट इज परमानेंट, इट इज मोर और लेस परमानेंट। दूसरा क्या है? इट इज लर्निड, मतलब सीखा जाता है, ये पैदा होते ही नहीं आता है, ठीक है। तीसरा क्या है? कि इट इज ए प्री डिस्पोजिशन, कि हम पहले से ही माइंडसेट बना लेते हैं किसी भी चीज के प्रति, या तो किसी पर्सन के प्रति, या तो ऑब्जेक्ट के प्रति, या आइडिया के प्रति, इवेंट के प्रति। एग्जाम्पल के से समझाऊंगा इसको, ठीक है। फिर इसका चौथा कंपोनेंट क्या है? कि इट हैज ए वैलेंस। वैलेंस क्या होता है? पॉजिटिव वैलेंस या नेगेटिव वैलेंस। अब ये वैलेंस का मतलब क्या है? कि किसी भी चीज को तुम डिसलाइक करते हो वो नेगेटिव वैलेंस हो गया, किसी भी चीज को लाइक करते हो वो पॉजिटिव वैलेंस हो गया, ठीक है। और इसका पांचवा कंटेंट क्या है? इट इन्फ्लुएंस थॉट्स, और छठा इट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। तो जब भी कंटेंट की बात है तो ये चीज हमें एटीट्यूड के बारे में जाननी है, और इसी को हमने डेफिनेशन बना दिया, ठीक है। इसमें ऐड कर सकते हो इट इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स एंड बिहेवियर्स, बस ये एटीट्यूड की डेफिनेशन हो गई। अब एज एन एग्जाम्पल समझते हैं कि एटीट्यूड है क्या चीज। मान लो कि आपका एटीट्यूड है अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन किसी कोई पर्सन, कोई भी पेरेंट ये कह सकता है ना चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए, मैं अपने बच्चे की चाइल्ड मैरिज करूंगा, तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा ये। अब तुम इसको कितना समझा लो कि ये गलत है कैसे नहीं है, ये अपना एटीट्यूड आसानी से चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसकी ईगो बीच में आ जाती है। ईगो का क्या मतलब है यहाँ पर? कि वो जो चीज सोचता है, जो उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा इनग्रेंड हो चुकी है उसके माइंड में कि वो उसके अगेंस्ट सोचना भी नहीं चाहता है। तो उसको कहते हैं ईगो डिफेंसिव फंक्शन। जब फंक्शन ऑफ एटीट्यूड होगा इसमें बात करेंगे। जैसे कि कई सारे एटीट्यूड होते हैं, जैसे वेजिटेरियन एटीट्यूड हो गया। अब कोई आदमी वेजिटेरियन है तो उसके पास वेजिटेरियन की नॉलेज भी रहेगी, उसके पास वेजिटेरियन का इमोशन भी है, ठीक है, उसके पास बिहेवियर भी है, वो खाता भी नहीं है, ठीक है। तो उसका एटीट्यूड हो गया वेजिटेरियन, और किसी का नॉन वेज है तो नॉन वेज हो गया। अब मान लो सोशल रेस्पेक्ट में ले लेते हैं कि इक्वलिटी ऑफ वुमन, वुमन इक्वलिटी। अब कई लोग कहते हैं कि वुमन एंड मैन आर नॉट इक्वल,
कई लोग कहते हैं वुमेन एंड मैन आर इक्वल, तो ये दो एटीट्यूड हो गए, दो स्पेक्ट्रम हो गया। कुछ लोग बीच में आते हैं कि कुछ केसेस में इक्वल होते हैं, कुछ केसेस में अनइक्वल होते हैं, कि फिजिकल स्ट्रेंथ में अनइक्वल होते हैं, माइंड में इक्वल होते हैं, या फिर किसी की वैल्यूज अलग होती हैं, किसी की वैल्यूज अलग होती है, या फिर कई लोग मानते हैं कि ये परवरिश पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिडल ऑफ द स्पेक्ट्रम आते हैं। सिमिलरली कि किसी का एनवायरमेंट से रिलेटेड देख लेते हैं। एनवायरमेंट से क्या होता है कि आई डिसलाइक प्लास्टिक, तो ये तो बिल्कुल प्लास्टिक को बैन करने वाली बात हो रही है इस स्पेक्ट्रम पे। दूसरे स्पेक्ट्रम पे क्या कहते हैं, अबे कुछ नहीं होता, सब रिसाइकल हो जाती है। ठीक है, तो ये कहते हैं यूज करो प्लास्टिक को। ठीक है, तो ये दो एटीट्यूड है ना। यूएस में किस तरह के दो एटीट्यूड है, पॉलिटिकल एटीट्यूड की बात करी जाए, एबॉर्शन को लेके एटीट्यूड है। एक कहते हैं कि भाई एबॉर्शन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी तरफ स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं कि फेमिनिस्ट, जो फेमिनाजीज टाइप लोग होते हैं, कि माँ बॉडी माँ रूल्स टाइप का सिस्टम है, माई बॉडी माई रूल्स। ठीक है, एक ये सिस्टम है। फिर एटीट्यूड में बहुत सारे और भी आ सकते हैं, जैसे एलजीबीटीक्यू का एटीट्यूड ले लो, तो कहते हैं कि जो ट्रांसजेंडरिज्म है ये बिल्कुल बकवास चीज है, यहाँ पे आते हैं वो। दूसरा क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडरिज्म सबको करना चाहिए, सब में जो है 1000 जो है जेंडर्स होते हैं, एक कहता है बस 2 जेंडर होते हैं। ठीक है, अब यूएस की सोसाइटी इधर की तरफ जाती जा रही है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है। ठीक है, इंडिया की सोसाइटी कहाँ पर है, यहाँ पर है कि 2 जेंडर होते हैं, लेकिन अगर नेचुरली थर्ड जेंडर हो जाता है तो वी शुड रेस्पेक्ट दैट एंड प्रमोट इट। ठीक है, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, मतलब दिमाग में कीड़ा नहीं डालना है। तो यहाँ पर क्या है यूएस में यहाँ तक जाया जा रहा है, तो ये एटीट्यूड की बात है। ठीक है, अब एक्सट्रीम एटीट्यूड का क्या मतलब है। एक्सट्रीम एटीट्यूड का ये मतलब है कि किसी भी स्पेक्ट्रम के तुम बिल्कुल एंड पे चले जाओ, वो एक्सट्रीम है। जैसे ट्रम्प है, ट्रम्प एक्सट्रीम है। वो कहता है कि मैं एबॉर्शन पिल्स को खत्म ही कर दूंगा यूएस मार्केट से, कि मतलब किसी भी केस में एबॉर्शन गलत है। ठीक है, दूसरा स्पेक्ट्रम क्या है, दूसरा दूसरा स्पेक्ट्रम है जो बाइडन है हमारा। बाइडन कहता है कि अगर 8वें महीने में भी किसी को एबॉर्शन कराना है तो आई विल फैसिलिटेट इट। ठीक है, अब ट्रम्प क्या कहता है कि मैं सेक्स चेंज सर्जरीज जो है उसको बिल्कुल बैन कर दूंगा। बाइडन क्या कहता है कि बच्चों को भी सेक्स चेंज सर्जरी अलाउड होनी चाहिए, इस चिल्ड्रन को भी। ठीक है, तो ये हमारे एक्सट्रीम एटीट्यूड्स हो गए। अब समझ में आया कि एटीट्यूड का मतलब क्या है, कि किसी भी पर्सन के बारे में, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, या फिर किसी भी आइडिया के बारे में, या फिर किसी इवेंट के बारे में ना, उसको सोचते ही तुम्हारे अंदर कुछ या तो हीन भावना आएगी, या फिर उसके प्रति थोड़ा आपको सपोर्ट आएगा, तो वो होता है एटीट्यूड। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश को ही ले लो, जो बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रही थी, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, बेसिकली वो जो है इस्लामिक प्रोटेस्ट है। ठीक है, जो ये प्रोटेस्ट हो रही है, अब इनका क्या एटीट्यूड है, इनका एटीट्यूड नेगेटिव है अगेंस्ट व्हाट, हसीना। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है। इंडिया में ले लो, बीजेपी कांग्रेस को ले लो, कि कोई बिल्कुल कट्टर बीजेपी के हैं, कोई कट्टर कांग्रेस वाले हैं, है ना। तो ये क्या है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है, कि अगर कांग्रेस की तारीफ कर दी जाए किसी कट्टर बीजेपी सपोर्टर के लिए के सामने, तो क्या बोलेगा वो, तो वो चिढ़ जाएगा। सिमिलरली अपोजिट, कि किसी कट्टर कांग्रेसी के सामने बीजेपी की तारीफ कर दी जाए तो वो चिढ़ जाएगा। तो क्यों चिढ़ जाएगा वो, क्योंकि उसके एटीट्यूड के अगेंस्ट है, उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया है, तो इस चीज को बोलते हैं हम एटीट्यूड। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, की एटीट्यूड मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या कंपोनेंट्स हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन के। 3 कंपोनेंट होते हैं मेजरली एटीट्यूड फॉर्मेशन के। ठीक है, पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब ये कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है, कि किसी भी चीज के बारे में तुम्हें नॉलेज है, अब तुम अपनी नॉलेज से बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो कॉग्निटिव कंपोनेंट कहलाएगा। जैसे स्मोकिंग इज बैड, अब ये किसी को नॉलेज है इस चीज की कि स्मोकिंग इज बैड। ठीक है, तो उसका उस केस में एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, कि ये चीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बैड है। अब दूसरा एटीट्यूड इसमें ये हो सकता है कि स्मोकिंग से क्या होता है, दुनिया करती है भाई, 100 साल जी जाते हैं लोग। ठीक है, स्मोकिंग करने के बाद भी, तो उनका क्या हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया टुवर्ड्स स्मोकिंग।
ठीक है, तो ये नॉलेज कंपोनेंट है। अब कैसे नॉलेज को भी डिफाई होती है, ईगो डिफाई होती है, वो बाद में बात करेंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दूसरा है इफेक्टिव कंपोनेंट। अब इफेक्टिव कंपोनेंट मतलब होता है इमोशन, मतलब कैसे इमोशंस होते हैं आपके सामने, कि जैसे अगर कई लोग जो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं टुवर्ड्स स्मोकिंग, अगर उनके सामने कोई बंदा स्मोक कर रहा है ना, तो वो हीन भावना से उसको देखेंगे, गलत है ये, मतलब मुंह बना लेंगे। तो वो इमोशन हो गया ना। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हो और आप किसी जो है कसाई की दुकान पे कोई मुर्गा काट रहा है, उसको देखोगे तो आपको अंदर से गंदा लगेगा, हीन भावना आएगी, तो नेगेटिव इमोशन हो गया। ऐसे ही पॉजिटिव इमोशन वाली बात भी हो जाती है। ठीक है, कि जैसे आप वेजिटेरियन हो, ठीक है, और आप कहीं भी रेस्टोरेंट देखते हो वहां पे लिखा है प्योर वेज, तो आपको एक अच्छा लगेगा, अच्छी फील आएगी कि चलो यहाँ पे जाके मैं खाना खा सकता हूँ आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अफेक्टिव कंपोनेंट वाली बात हो गई, एक इमोशन रिलीज होते हैं हमारे अंदर से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के। अगर कोई आदमी आपको पसंद नहीं है, तो पसंद नहीं है उसको देख के तुम्हें एक नेगेटिव लगेगा, चाहे नॉलेज हो चाहे ना हो, डजेंट मैटर, तो उसकी शक्ल पसंद नहीं आएगी, तो नेगेटिव इमोशन हो गया। तो एक इफेक्टिव कंपोनेंट नाम की भी चीज होती है। ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट इसमें ये होता है बिहेवियरल कंपोनेंट, ये बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई भी चीज आप बचपन से कर रहे हो, जैसे अगर मान लो आप स्मोकिंग जो है काफी टाइम से कर रहे हो, तो आपको ये जो स्मोकिंग है इसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड हो ही जाएगा, इसको आप गलत नहीं मानोगे, क्योंकि आप इसको बिहेव कर रहे हो, मतलब आप इसको मतलब डू डू कर रहे हो, मतलब इसको काम कर रहे हो इसके ऊपर रेगुलर। जैसे वेजिटेरियन का आप अगर एग्जांपल लो, तो जो बचपन से वेज है तो वो वेज ही रहेगा। अगर बचपन से उसने अंडे वंडे खाए हुए हैं तो वो एगिटेरियन रहेगा। अगर बचपन से उसने जो है मांस मच्छी खाई हुई है तो वो मांस मच्छी खाएगा, उसे नेगेटिव नहीं लगेगा। तो बिहेवियरल का बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। अब कई लोग आपने देखे होंगे कि वो कहते हैं कि यार नॉन वेज खाना गलत है, जानवरों की जान नहीं लेनी चाहिए, और वो कहते हैं कि अब जब वो कसाई काटता है किसी मुर्गे को तो हम देखते नहीं है क्योंकि हमें गंदा लगता है। मतलब उनकी नॉलेज भी अगेंस्ट है, लेकिन और इमोशन भी अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी नॉन वेज खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि बचपन में उनके माँ बाप ने खिलाया है, तो टेस्ट लग गया है, तो बिहेवियर उनका पॉजिटिव है, इसलिए वो नॉनवेज खा रहे हैं, इवन दो देयर टू कंपोनेंट्स आर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड। तो बिहेवियरल कंपोनेंट सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट में अगर एटीट्यूड का स्ट्रक्चर लगाया जाए तो बिहेवियरल कंपोनेंट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर उसके बाद अफेक्टिव कंपोनेंट आता है, मतलब इमोशंस, उसके बाद आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। बल्कि एक्चुअल में उल्टा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए कि हमें नॉलेज को तरजीह देनी चाहिए, उसके बाद अपने इमोशन को तरजीह देनी चाहिए, उसके बाद अपने आदतों को तरजीह देनी चाहिए। लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है कि उल्टी काम करती है। ठीक है, आप ये देखो, जैसे हेलमेट का लगा लो एग्जाम्पल, कि हमें पता है भाई हेलमेट जो है लगाना चाहिए, सबको पता है ये तो चीज, और इमोशन उसका कई लोगों के पास है, चलो आदत भी पड़ गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, जो लोग नहीं लगाते हैं रेगुलरली हेलमेट, उनके लिए लगाना बहुत डिफिकल्ट है, चाहे वो उसके लिए इमोशन भी सही हो लेकिन कॉग्निटिव भी सही हो। तो बिहेवियरल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये जानने वाली चीज है। और इसीलिए कहते हैं कि जो रिपीटेड ऑफेंडर है तो जज उसको ज्यादा सजा देता है और उसको लंबे टाइम की सजा देता है। क्यों? चाहे वो कितना भी कोर्ट में कह दे मैंने गलत किया, चाहे कितना भी रिमोर्स कर दे, अगर उसने रिपीट किया है कोई भी क्राइम तो कोर्ट उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका बिहेवियर जो है वो बहुत स्ट्रांग है क्राइम के प्रति। तो कोर्ट अगर इफेक्टिव भी उसका सही हुआ तो भी उसको सजा देगा, कॉग्निटिव हुआ तो भी उसको सजा देगा, चाहे वो कितना ही रिमोर्स कर ले, कितना ही कोर्ट में कह दे हाँ मैंने गलती करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बिहेवियर अगर अगेंस्ट है तो उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए ये एटीट्यूड स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड मतलब कि अगर आपके अंदर किसी भी तरह का एटीट्यूड आ गया, या वेजिटेरियन एटीट्यूड या स्मोकिंग एटीट्यूड या फिर थीविंग एटीट्यूड आ गया, कि कोई भी चीज चुरा ली, ठीक है, दुकान में दो सामान लिए तीसरा जेब में रख लिया,
ठीक है, या फिर किसी भी तरह का एटीट्यूड आ गया कि हेलमेट नहीं लगाना है, ठीक है या फिर किसी में ये एटीट्यूड आ जाता है कि भाई मतलब मारपीट का एटीट्यूड आ जाता है, वायलेंस का एटीट्यूड आ जाता है कि किसी को भी, और जैसे स्लैंग्स वगैरह का एटीट्यूड आ जाता है, गाली वाली देने का एटीट्यूड आ जाता है। तो ये सब जो एटीट्यूड होते हैं ये उन 3 कंपोनेंट से ही आते हैं, इन 3 कंपोनेंट से ही आते हैं, ठीक है, ये जो हमने कंपोनेंट डिस्कस किए थे। तो इससे क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, तो ये मतलब हमारी साइकी में कैसे इम्पैक्ट डालता है, क्यों हम उस एटीट्यूड को आसानी से चेंज नहीं कर पाते अगर डेवलप हो गया है तो पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन इसमें नॉलेज फंक्शन है। जो कॉग्निटिव फंक्शन हमने देखे थे स्ट्रक्चर में, देखो ये 3 तो होते ही हैं इसमें, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट तो होता ही है फंक्शन में भी, ठीक है, लेकिन और भी कई सारे फंक्शन होते हैं कि जैसे बिल्डअप की नॉलेज, कि बचपन से अगर आपको भगवत गीता का ज्ञान दिया गया है तो आप अपने कर्मा पे बिलीव करोगे, कर्म पे बिलीव करोगे, ठीक है। अगर आपको बचपन से नॉलेज दी गई है अच्छे लोगों की, अच्छे लोगों के काम की, तो जैसे नॉलेज मिली है वैसे ही भी आप बिहेव करोगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जैसे आपकी परवरिश होगी वैसी करोगे, क्यों, परवरिश का मतलब क्या है, एक नॉलेज। दूसरी, क्या फंक्शन होता है इसका, नीड फंक्शन, नीड फंक्शन, कि मान लो कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज इट इज योर नीड। आपके पास पैसे नहीं है, आपने देखा होगा जो कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग हैं वो कम अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब। क्यों अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी नीड नहीं है, उनके पास है, अच्छे से वो जी सकते हैं, अच्छे से खा सकते हैं, अच्छे से पी सकते हैं, अच्छे से घूम सकते हैं, उन्हें चाहिए ही नहीं सरकारी नौकरी। क्यों चाहिए उन्हें, क्योंकि उनकी नीड फुलफिल हो रही है ना, ठीक है। तीसरी क्या चीज है, तीसरी है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, कि जो भी तुम्हारी वैल्यूज है ना आप उसको एक्सप्रेस करना चाहोगे। जैसे कि कोई भी नॉन वेज बंदा है तो अगर वो किसी वेज बंदे से टकराया तो उसको चिढ़ाने की कोशिश करेगा। क्यों कोशिश करेगा चिढ़ाने की, क्योंकि एक इनहेरेंट नीड होती है, जो भी तुम्हारा एटीट्यूड होता है ना उसको तुम्हें सामने वाले को बताने की एक जरूरत महसूस होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बीजेपी सपोर्टर है या फिर कोई कांग्रेस सपोर्टर है, तो अगर दोनों आपस में बैठ जाएं तो बीजेपी वाला इसको कांग्रेस वाले को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा और कांग्रेस वाला बीजेपी वाले को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली आप इसमें देख सकते हो कि रिलीजन में भी ऐसा होता है कि अगर कोई एक रिलीजन का बंदा दूसरे रिलीजन के साथ बैठ जाए तो जो वैल्यूज उस रिलीजन में दी गई हैं कि तुम्हें दूसरे वाले को जो है अपनी तरफ लेके ही आना है, तो वो तुम्हें करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं करेगा। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट बोथ, जितने भी रिलीजन हैं वो सारे इस तरह की कोशिश करते हैं एक्सेप्ट पॉलीथिस्टिक रिलीजन, क्योंकि पॉलीथिस्टिक रिलीजन को तो फर्क ही नहीं पड़ता है ना, किसी को भी मानो किसी को भी मत मानो। फिर चौथा है इसमें डिसीजन मेकिंग फंक्शन, कि एटीट्यूड आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक प्योर वेज हो गया, एक वेज एंड नॉन वेज हो गया, ठीक है। तो आप बताओ कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो किस में जाओगे, इसमें जाओगे ना, तो आपने डिसाइड कर लिया कि इसमें जाना है, तो एटीट्यूड आपका वेजिटेरियन के प्रति है इसलिए आप इसमें जाओगे, तो ये डिसाइड करवा रहा है आपको एटीट्यूड। जैसे कि वोटिंग का पैटर्न देख लो, ठीक है, अगर आप प्रो बीजेपी हो तो वो वोटिंग बूथ में जाके आप बीजेपी को ही वोट करोगे ना, या फिर कांग्रेस को ही वोट करोगे अगर कांग्रेस के हो तो डिसाइड कर रहे हो ना आप वोटिंग वोट किसको देना है, तो अपने एटीट्यूड के बेस पे डिसाइड कर रहे हो, तो ये डिसीजन मेकिंग फंक्शन आ गया। फिर एक आता है यूटिलिटेरियन फंक्शन, यूटिलिटेरियन फंक्शन मतलब अपना बेनिफिट आप देख रहे हो, अपना बेनिफिट देख रहे हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ऑफिसर है, ठीक है, आईएएस अफसर है लेट से, तो उसके पास पैसे की तो जरूरत नहीं है, नीड भी नहीं है,
नॉलेज भी उसके पास है कि भाई करप्शन नहीं करना है, वैल्यूज भी उसको कहीं ना कहीं से दी गई है कि करप्शन इज अ बैड थिंग, ठीक है, लेकिन वो फिर भी करप्शन क्यों करता है? वो यूटिलिटेरियन फंक्शन की वजह से करता है कि उसका बेनिफिट हो रहा है। अगर नीड भी नहीं है ना, तो उसका कहीं ना कहीं अगर बेनिफिट भी हो रहा है उसमें, तो वो चीज करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन फंक्शन, क्योंकि एटीट्यूड उसकी नॉलेज भी ना हो, वो ये ना हो, लेकिन उसका बेनिफिट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर तुम्हारा कहीं ना कहीं किसी भी चीज में बेनिफिट होता है ना, तो उस चीज के प्रति एटीट्यूड अब तुम्हारा अच्छा होने लग जाता है। जैसे कि मैं बताऊं कि कोई भी आदमी तुम्हें गंदा लगता है, ठीक है, जैसे मान लो आप अंबानी को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, मुकेश अंबानी को आप पसंद नहीं करते, आपको लगता है कैपिटलिस्ट है और जो है खून चूस रहा है जनता का, जो भी है, लेकिन अगर आपकी रिलायंस में जॉब लग जाए, तो आप इसको धीरे धीरे पसंद करने लगोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि ये मेरे को नमक खिला रहा है, मतलब इसने मेरा बेनिफिट किया है। तो वो यूटिलिटेरियन फंक्शन आने लगता है। समझ रहे हो बात? इसीलिए यही जो फंक्शन है, यही एटीट्यूड का फंक्शन करप्शन के लिए वो होता है कि अगर किसी आईएएस अफसर ने किसी एक आदमी का काम किया है, ठीक है, और थोड़ा सा उसमें बेनिफिट लेंगे, तो उस आईएएस अफसर का उस पर्सन के प्रति बायसनेस बढ़ जाएगा, नहीं तो वो न्यूट्रल रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी सिविल सर्वेंट है ना, उसको मिठाई का डब्बा तक नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? कि जिसने मिठाई का डब्बा दिया है और जिसने नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे आईएएस अफसर जिसने मिठाई का डिब्बा दिया है उसके बारे में ज्यादा अच्छा सोचेगा इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन, क्योंकि उसे लगेगा ये पर्सन ज्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ दैट पर्सन। फिर एक और कंपोनेंट होता है इसका, सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन। सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन, अब मैं बताता हूँ किस तरीके से काम करता है सोशल एडजस्टमेंट फंक्शन। कि मान लो अगर कोई वेजिटेरियन बंदा है और वो ऐसी जगह चला गया जहां पे सिर्फ नॉनवेज मिलता है, तो कब तक भूखा रहेगा वो? उसकी कितना एटीट्यूड में पावर है, मतलब वो कितना स्ट्रांग एटीट्यूड है, उस पर डिपेंड करती है ये चीज। तो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि सोशल इम्पैक्ट पड़ता है एटीट्यूड पे। जैसे कि मेट्रो है, मेट्रो में आपको गुटखा थूकते लोग नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो सोसाइटली एडजस्ट कर रहे हैं अपना एटीट्यूड को, है ना? तो इसमें सोशल जो प्रेशर है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहता है, ठीक है, एटीट्यूड पे। मान लो आप गुटखा थूक रहे हो, लेकिन अगर आप मेट्रो में जा रहे हो ना, तो मेट्रो में आपका खुद का मन नहीं करेगा गुटखा थूकने का। या फिर आप स्मोकिंग करते हो, तो मेट्रो के अंदर आपका खुद का मन नहीं करेगा स्मोकिंग करने का, कि यार यहाँ नहीं करते हैं, बाहर करते हैं। क्यों नहीं करते हैं यहाँ पर? क्योंकि सोशल प्रेशर है। इसीलिए करप्शन में भी ये होता है कि अगर मान लो 50-100 अफसर हैं, अगर 50 भी ईमानदार निकल गए, तो जो 50 करप्ट है ना, वो भी करप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल प्रेशर हो जाएगा। सिमिलरली अगर 70-80% जो है करप्ट ऑफिशियल हैं, तो जो 20% ईमानदार है ना, वो भी करप्शन करने लग जाते हैं, क्योंकि सोशल प्रेशर हो जाता है करप्शन करने का। तो इसलिए मोरल फोर्स होनी जरूरी है। अगर मतलब एक आदमी भी इनकरप्टेबल टाइप का चला गया, तो उससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। फिर इसमें एक आता है फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में, ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है ईगो डिफेंसिव फंक्शन? कि अगर आपकी जो भी एटीट्यूड है उसके अगेंस्ट अगर आपको कुछ भी बोला जाए, तो आप सुनोगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि कोई पेरेंट है, वो अपनी चाइल्ड मैरिज करना चाहते हैं, और कोई एसडीएम जाके बोलता है कि यार ये मत करो, तो पेरेंट्स हजार चीज बोल देंगे इसको कि भाई एसडीएम साहब आप हमारी कंडीशन नहीं समझ रहे, ऐसा है वैसा है, हमारा समाज ऐसा है वैसा है, और हजारों सालों से हम करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी एसडीएम साहब अगर उसको बोल देंगे कि तुम करके दिखाओ, नहीं मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स गुपचुप करके करेंगे, तो और ज्यादा उनकी ईगो पे लग जाएगी कि इसने हमें कैसे बोल दिया कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, और ये ईगो डिफेंसिव फंक्शन जर्सी गंजाड़ियों में भी बहुत होता है। कि जो ड्रग ले रहा है, ठीक है, उसे तो मजा आ रहा है ड्रग लेने में,
लेकिन अगर पेरेंट्स ने या किसी ने बोल दिया कि भाई मत लो, तो वो उल्टा और ज्यादा लेगा इस चीज को, ड्रग को, उन्हें दिखाने के लिए, प्रूव रॉन्ग करने के लिए। तो इसको बोलते हैं ईगो डिफेंसिव फंक्शन। उसे लग रहा है कि वो सही है, उसकी ईगो आड़े आ जा रही है। अब इसको कैसे चेंज किया जाए? ठीक है, अगर किसी को तुम्हें सुधारना है कि चाइल्ड मैरिज, अगर आप एसडीएम हो तो जा रहे हो कहीं पे चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो किस तरीके से आप उसको टैकल करोगे? इनकी ईगो पे हिट करो। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन का हमने देखा था क्वेश्चन, कि स्वच्छ भारत मिशन में किस तरीके से ईगो ईगो डिफेंसिव फंक्शन ने काम किया। कि पहले क्या थी ईगो? ईगो ये थी कि भाई हम तो बाहर ही करेंगे, मतलब खुले, हम खुले में ही करेंगे, हमें खुले में ही मजा आता है। ठीक है, तो सैनिटेशन में ये थी ईगो। लेकिन अब ईगो के लिए क्या वो दी गई, नई ईगो बना दी गई। ईगो ये बना दी गई कि अगर आप अपनी बहन बेटियों को खुले में भेजते हो तो आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये ईगो बना दी गई। अब इनके पास, जो भी लोग जाते थे बाहर, उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचा लो, या फिर बाहर अपना जो पहले से करते आ रहे हो सैनिटेशन बाहर करो खेत में। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो उनकी ईगो शिफ्ट कर दी बेसिकली, इसलिए स्वच्छ भारत मिशन जो है सक्सेसफुल रहा। अब जैसे चाइल्ड मैरिज का ही केस ले लो, इसमें किस तरीके से एसडीएम बोलेगा? ठीक है, एसडीएम किस तरीके से बोलेगा इनको? एसडीएम ऐसे बोलेगा कि अगर आप अपने जो है बच्चों का भला चाहते हो, अगर आप उनको नौकरी, सरकारी नौकरी दिलवाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको चाइल्ड मैरिज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी चाइल्ड मैरिज करता है उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। अगर एसडीएम ये चीज इनको बोल दे तो उनकी ईगो शिफ्ट हो जाएगी, वो बेनिफिट देखेंगे अपना फिर, क्योंकि उनकी ईगो टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब ज्यादा है। जैसे कि गवर्नमेंट ने 2 चिल्ड्रन पॉलिसी लेके आ रखी है, ठीक है, कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो 2 चाइल्ड ही करेंगे। ठीक है, अब कोई चाहता है कि मेरे को 4 करने, मेरे को 5 करने, मेरे को 12 करने, मेरे को 20 करने हैं, तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा पसंद करता है, तो गवर्नमेंट जॉब वाली ईगो आ जाएगी उसके अंदर, तो शिफ्ट हो गई ईगो। ज्यादा बच्चे करने वाली से ईगो से शिफ्ट होके वो, मतलब दूसरी जगह हो गया, वो है गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी चाहते हो तो ये काम मत करना। तो ये सिस्टम है। अब बात आती है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। ये हमने फंक्शन ऑफ एटीट्यूड देख लिए। अब जो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड भी देखे हैं, उसमें सबसे ज्यादा मतलब कौन सा स्ट्रांग है? जैसे हमने बोला था कि स्ट्रक्चर में कि बिहेवियरल स्ट्रांग है, उसके बाद हमारा इफेक्टिव स्ट्रांग है इमोशन वाला, फिर उसके बाद नॉलेज स्ट्रांग है। इसमें भी स्ट्रांग हमारा फंक्शन होता है, सबसे स्ट्रांग फंक्शन है हमारा नीड बेस्ड फंक्शन, कि जिस चीज की हमें नीड सबसे ज्यादा है ना, उस चीज के प्रति हमारा एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग होगा। उसके बाद वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, कि जिस चीज की हमारी वैल्यू है उसको हमें दूसरे को बताने की एक अंदर से इनहेरेंट नीड फील होती है। ठीक है, तीसरा हमारा ईगो डिफेंसिव फंक्शन स्ट्रांग होता है। फिर लास्ट में हमारा नॉलेज फंक्शन स्ट्रांग होता है। बल्कि हमारा उल्टा होना चाहिए, लेकिन यही है। ठीक है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, कि किसी भी पर्सन में बचपन से एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है। तो हमने मोरल डेवलपमेंट में पढ़ा था, मोरल डेवलपमेंट का भी यही है, मोरल्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो वही सेम ही चीज है इसमें, एटीट्यूड भी ऐसे ही फॉर्म होता है। ठीक है, क्या उसमें कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने? पहला तो क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा था। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या पढ़ा था? कि जैसे पेरेंट्स बचपन में ट्रीट करते हैं किड्स को, या फिर पेरेंट्स खुद करते हैं, तो उनको देख के बच्चा सीखता है। जैसे कि रेस्पेक्ट एल्डर्स। ठीक है, कैरेटिस्टिक पॉलिसी के जरिए हम कर सकते हैं कि ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है। दूसरा क्या है इसमें? इंस्ट्रूमेंटेशनल कंडीशनिंग।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BF स्किनर ने दी थी। इसमें क्या होता है, इसमें पुश किया जाता है रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू। रिवॉर्ड पनिशमेंट के थ्रू पुश किया जाता है कि जैसे अगर आपने पढ़ाई करी, होमवर्क पूरा किया, तो आपको एक चॉकलेट मिलेगी। अगर आपने होमवर्क पूरा नहीं किया तो आपको हग नहीं मिलेगी, जैसे बच्चों के लिए करते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गया, कि बच्चा खुद सीखता है देख के, कि अगर देख रहा है वो घर में दादाजी चाचा जी हमारे बीड़ी पी रहे हैं, तो बीड़ी चुरा के जाके छत पे पीने लगेगा, तो वो देख के सीखता है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये दी थी अप्रोच ए बंड्यूरा ने। फिर चौथी हमारी है इसमें सोशल कंपैरिजन। सोशल कंपैरिजन का मतलब तेरे नाम बीच की मांग। तेरे नाम में क्या किया था सलमान खान ने, बीच की मांग रखी थी, तो आपने देखा होगा आधा भारत बीच की मांग रखने लग गया था। उसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन, कि भाई सलमान खान है उसने रखा है और वो कूल लग रहा है तो हम भी रखेंगे। ऐसे ही अगर मूवीज में कोई स्मोकिंग कर रहा है और वो निकल रहा है गाड़ी से, फॉर्चूनर से, तो सबको फॉर्चूनर चाहिए और सबको स्मोकिंग करनी है। तो इसे कहते हैं सोशल कंपैरिजन, कि दूसरे को देख के आदमी सीखता है। फिर पांचवी क्या अप्रोच है, एक्सपोजर। एक्सपोजर किस तरीके से होता है कि अगर आप घर में हो बचपन से और जो है बाहर नहीं निकले हो, अपनी ग्रेजुएशन भी घर में करिए, तो आपको एक्सपोजर ही नहीं है किसी गलत चीज के लिए। मान लो आप फिर कॉलेज में चले गए मास्टर्स के लिए, और वहां पे आपको गंदी चीजों का एक्सपोजर हो गया, कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल गए जो ड्रग्स करते हैं, उन्होंने आपको एक्सपोज करा दिया। तो एक्सपोजर भी होता है कि फोर्स्ड बिहेवियर होता है फर्स्ट, और एक बार आपका बिहेवियर हो गया एंड यू लाइक इट, यू कंटिन्यू डू इट। जैसे कि एक्सपोजर का आप बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, धर्म परिवर्तन। ठीक है, कि जो क्रिश्चियन सभाएं होती हैं, आपने देखी होंगी टीवी पे या फिर अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, तो उसमें क्या करते हैं, वो एक्सपोज करते हैं तुम्हें सुपरस्टिशन में। सुपरस्टिशन में एक्सपोज करते हैं, फिर उसमें ये करते हैं कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। ठीक है। और या फिर तुम आते हो तो फिर तुम्हें इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, विदेश जाने का है, इंग्लिश सीख जाओगे, तो बहुत सारे उसमें बेनिफिट्स बताए जाते हैं। तो तुम्हें एक्सपोज कर दिया जाता है, तो तुम्हारा एक तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है। तो जितनी भी कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो एक्सपोजर करवाती हैं, और उससे एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करती हैं। सिमिलरली एक्सपोजर का आप एग्जांपल ले सकते हो लवासना से। लवासना करता ही क्या है, वो एक्सपोजर ही तो करवाता है तुम्हारा। किससे करवाता है, एडमिनिस्ट्रेशन से करवाता है। किस तरह के तुम्हें काम करने उसमें एक्सपोजर करवाता है। जो फील्ड ट्रेनिंग होती है, फील्ड ट्रेनिंग में क्या होता है, फील्ड ट्रेनिंग में आप जो है पटवारी के रोल पे भी रहते हो, तहसीलदार के रोल पे भी रहते हो, फिर उसके बाद जो है एसडीएम के रोल पे भी रहते हो। ठीक है, फिर डीएम ऑफिस में एडीएम की तरह भी कुछ दिन काम करते हो। तो ये सारा एक्सपोज करवा दिया जाता है, ताकि तुम्हारा एटीट्यूड उन्हीं तरह का बन जाए, इन लोगों के तरीके का काम सीख जाओ आप। तो इसको बोलते हैं एक्सपोजर। फिर छठा इसमें क्या हो जाएगा, बिहेवियर, फोर्स्ड बिहेवियर। ठीक है, फोर्स बिहेवियर का मतलब है कि अगर आप सैड हो, लेट से, एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप सैड हो लेकिन आपको बोल दिया कि जबरदस्ती मुस्कुराओ, तो इफ यू आर स्माइलिंग डेलिबरेटली फॉर सम टाइम, तो आप ये देखोगे कि आपका जो मूड है ना, वो सैड से गुड हो जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। इसीलिए कहते हैं कि मॉर्निंग में आपने देखे होंगे योगा जो लोग करते हैं, वो जबरदस्ती हंसते हैं हाथ ऊपर खड़े कर करके। तो उसका यही होता है, वो डिप्रेशन दूर करने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ये। ठीक है। अब जैसे कोचेज करते हैं इस चीज को, फोर्स बिहेवियर को, जैसे मेंटर्स कोचेज करते हैं इसको, कि जो भी स्पोर्ट्स वगैरह में, कि फोर्स करते हैं, जैसे मिलिट्री में फोर्स होती है कि सुबह उठना है, नहीं उठोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, तो फोर्स करा रहे हैं। तो आपका धीरे धीरे ना एटीट्यूड ऐसा ही हो जाएगा फौजी वाला। आप 4 साल फौज की ट्रेनिंग ले लो, 3-4 साल, तो आपका पूरी जिंदगी फौजी वाला एटीट्यूड रह जाएगा। आप किसी को देखोगे ना कि कोई 10 बजे उठ रहा है, 11 बजे उठ रहा है, तो आपको खुंदक आएगी देखने में। और आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि आप खुद 4-5 साल पहले 10 बजे 12 बजे उठा करते थे दिन में। ठीक है, तो इसको कहते हैं बिहेवियर कंपोनेंट, कि आप फोर्स करो उस बिहेवियर को। और भी कई सारे इसके फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप जेनेटिक फैक्टर्स ले सकते हो,
कि कोई आदमी बचपन से हंसमुख हो गया, कोई आदमी बचपन से रोतलू हो गया, ठीक है, कोई आदमी बचपन से ऐसा हो गया कि उसके मन चलते हैं, नहीं रोक पाता, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। कोई आदमी बचपन से काफी सेल्फ कंट्रोल होता है, डिसिप्लिन होता है उसमें, वो किसी ने सिखाया नहीं होता, लेकिन ऑटोमेटिक जिस तरीके से उसके जो न्यूरॉन्स बने हैं, जिस तरीके से उसकी मसल्स बनी है, वो उस मेमोरी से ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड हो गया। अब जब भी आप इन चीजों को, जैसे मान लो वो था कि सिविल सर्वेंट्स में, पब्लिक सर्वेंट्स में कैसे आप पॉजिटिव एटीट्यूड करोगे, तो आप ये चीज करोगे सबसे पहले, रिवॉर्ड पनिशमेंट, कि रिवॉर्ड गुड पब्लिक सर्वेंट्स, पनिश बैड पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, फिर दूसरा आप क्या लोगे, कि सोशल कंपैरिजन आप लोगे, कि रोल मॉडलिंग करवाओगे। ठीक है, फिर जो केस स्टडीज हैं अच्छे अच्छे सिविल सर्वेंट्स की, उनको पढ़ाओगे, है ना। फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कराओगे, कि उन सिविल सर्वेंट से ट्रेनिंग करवाओगे, उन सिविल सर्वेंट के अंडर आपको रखेंगे जो कि बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर ट्रेनिंग लेते हो ना, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्पेसिफिकली चूज करे जाते हैं जो कि काफी गुड होते हैं। अच्छे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर ही आपको फील्ड ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर नहीं जाओगे। जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि वो बहुत अच्छे अफसर है, उन्हीं के अंडर आपको फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ये आप देखो। फिर आता है एटीट्यूड एंड थॉट। अब एटीट्यूड तुम्हारा थॉट पे कैसे इम्पैक्ट करता है, वो इसमें देखेंगे हम। जस्ट वेट ए सेकेंड। कि अगर तुम्हारा किसी भी चीज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उसी चीज के बारे में आप सुनना पसंद करोगे, बार 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 बार। जैसे कि अगर आप ओशो को चाहते हो, मतलब आप ओशो को लाइक करते हो, तो आप ओशो की बहुत सारी चीजें, उसकी किताबें भी पढ़ोगे, उसकी वीडियो भी देखोगे, उसके प्रवचन भी सुनोगे, ओशो ही ओशो करते रहोगे। अगर कोई आदमी ऐसा आया कि उसने ओशो को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, तो आप उसको ब्लॉक कर दोगे। तो ये क्या मतलब हो गया, कि इसका जो थॉट है, इस बंदे का जो थॉट है, जो ओशो को क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका आप सुनना भी नहीं चाहते। तो इस तरीके से आपका एटीट्यूड थॉट पे गलत इंपैक्ट डालता है, कि इट रेस्ट्रिक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इट रेस्ट्रिक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जैसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी आपका एटीट्यूड बीच में आ गया, तो कितनी इंफॉर्मेशन आएगी, बस इतनी आएगी। अब इसको ना सोशल मीडिया की टर्म्स में कहते हैं इको चेम्बर्स एंड फिल्टर बबल्स। किस तरीके से, कि अगर आपने ये टेररिज्म की केस स्टडी है, कि कोई भी एक नॉर्मल आदमी, कोई भी नॉर्मल लड़का जो कि मुस्लिम है, वो टेररिस्ट कैसे बन जाता है, या फिर कोई भी जो है हिंदू, शुरू में नॉर्मल होता है, काफी लिबरल होता है, लेकिन वो बाद में कैसे काउ विजिलेंटी बन जाता है। तो ऐसे बन जाता है कि अगर तुमने वही उसी तरह की वीडियोस देखनी शुरू कर दी, तो उसी तरह की वीडियोस एआई आपको सजेस्ट करता रहेगा, और उसी चीज में आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कि किसी ने जो है जाकिर नाइक की वीडियो देख ली, ठीक है, फिर जो है वो वहाबिज्म की देखेगा, फिर जो है सलाफिज्म की देखेगा, ठीक है, फिर वो तालिबान की देखेगा, फिर वो ना ओसामा बिन लादेन ने जो भी किया उसको जस्टिफाई करने लग जाएगा, उसके बाद वो खुद टेररिस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी लिबरल इन्फॉर्मेशन है, या जितने भी जो भी तुम्हारा एटीट्यूड है, उसके डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हो। दैट इज वाई इट इज रिक्वायर्ड टू कंज्यूम डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट, कि जितना डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट कंज्यूम करोगे आप, उतनी ज्यादा आपकी वर्सेलिटी रहेगी, और उतना एटीट्यूड आपका किसी के प्रति स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी कांग्रेस का आदमी है, कोई भी कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से लाइक करता है, अगर न्यूज़पेपर में प्रो बीजेपी आर्टिकल आ गया, उसको पढ़ेगा ही नहीं। तो ये थॉट पे लिमिटेशन जो है, ये एटीट्यूड की वजह से आती है। ठीक है।
और दूसरा है इट रेस्ट्रिक्ट्स अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा मैंने बताया था इट प्रो प्रो क्या बोलते हैं उसको, इट इंक्रीजेस प्रोपेंसिटी टू मेक थॉट एक्सट्रीम्स। तो ये सारे जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे आप एग्जांपल्स, जब भी एटीट्यूड थॉट पे क्वेश्चन आया कि हाउ एटीट्यूड इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, ये सारे आप एग्जांपल्स विद दिस डाल सकते हो। अब इससे क्या होता है कि प्रोपेंसिटी ऑफ थॉट एक्सट्रीम कैसे करता है, जैसे ट्रम्प हो गया, ठीक है, ट्रम्प के थॉट एक्सट्रीम हो गए, वो पहले लिबरल था, वे धीरे धीरे एक्सट्रीम होते चले गए, क्योंकि उसको कुछ ज्यादा ही अपोज कर दिया दूसरे लोगों ने, और क्योंकि दूसरे लोग भी ज्यादा एक्सट्रीम है। इससे क्या होता है, फेमिनिस्ट जो है क्या हो जाते हैं, फेमिनाजी हो जाते हैं, ठीक है। राइट विंगर क्या हो जाते हैं, फासिस्ट हो जाते हैं, अगर कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम एटीट्यूड है। लेफ्ट विंग क्या हो जाते हैं, नक्सल्स बन जाते हैं। तो ये होता है एटीट्यूड और थॉट के बीच में अंतर, मतलब, और एटीट्यूड किस तरीके से थॉट को इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसे ही एटीट्यूड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, किस तरीके से, ये डिपेंड करता है। देखो, हर एटीट्यूड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि एटीट्यूड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, पहली चीज तो, कि स्ट्रांगनेस ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। दूसरा किस चीज पे डिपेंड करेगा बिहेवियर को, कितना, क्वालिटी ऑफ बिहेवियर, मतलब किस हद तक उस बिहेवियर को आप अपना रहे हो। क्वालिटी ऑफ बिहेवियर मींस, जैसे स्मोकिंग होगी तो 10 साल से स्मोक कर रहे हो, या आप ओकेजनली कभी स्मोक करते हो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, या कितना स्ट्रांग एटीट्यूड है आपका, ठीक है। फिर ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ सिचुएशन। फिर हमने जेनेटिक फैक्टर्स पढ़ा था, तो क्वालिटी ऑफ पर्सन पे भी डिपेंड करता है। तो 4 चीजों पे बिहेवियर हमारा डिपेंड करता है। जैसे कि हम बिहेवियर से ही स्टार्ट करते हैं कि क्वालिटी ऑफ बिहेवियर कैसा हो गया। एक रेगुलर चर्च गोइंग पर्सन है, वो चर्च जा रहा है, या फिर रेगुलर टेंपल गोइंग पर्सन है, तो अगर कोई सेक्युलरिज्म की कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, उसको कम अटेंड करेगा, उसको अटेंड कम करेगा। या फिर कोई रिलीजियस पर्सन है ना, तो बेशक उसके रिलीजन की कॉन्फ्रेंस ना हो, लेकिन दूसरे रिलीजन की कोई कॉन्फ्रेंस हो, उसको भी अटेंड करने जा सकता है। जैसे कि कई सारे जो कोर हिंदूवादी हैं, वो भी जो है अजमेर शरीफ की दरगाह में चले जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई इस्लामिक बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने रिलीजन को सच्चा मानते हैं, वो दूसरे रिलीजन को भी सच्चा मानते हैं, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये बिहेवियर के प्रति होता है। फिर है हमारा स्ट्रांगनेस ऑफ एटीट्यूड। स्ट्रांगनेस ऑफ एटीट्यूड का क्या मतलब है, स्ट्रांगनेस ऑफ एटीट्यूड में भी हमारा 2 एस्पेक्ट आ जाते हैं। कब हमारा एटीट्यूड स्ट्रांग होता है, अगर हमने पर्सनल एक्सपीरियंस उस चीज का लिया है, तब हमारा एटीट्यूड स्ट्रांग होता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं, कि अगर कोई मार्टिर है, उसका जो चाइल्ड है ना, वो वॉर को हेट करेगा, हेटिंग वॉर, कि वॉर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने अपना कोई खोया है, इसलिए उसको हेट करेगा, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस इज अगेंस्ट वॉर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी ने अगर एल्कोहलिज्म से अपना कोई अपना खोया है, ठीक है, तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट रहेगा, वो कभी उसको जो है प्रमोट नहीं करेगा। और दूसरी इसमें चीज होती है स्ट्रांगनेस ऑफ एटीट्यूड में, अवेलेबिलिटी।
कि कितनी बार, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी से आपको उससे एक्सपोज किया जा रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से एक्सपोज किया जा रहा है। जैसे कि अगर आपके फैमिली में एक की किसी की डेथ हो गई एल्कोहलिज्म से, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और किसी की 4 लोगों की डेथ हो गई तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एटीट्यूड बढ़ जाएगा ना, तो अवेलेबिलिटी से भी बढ़ जाएगा एटीट्यूड। ठीक है, क्योंकि एटीट्यूड ना फेड्स विद टाइम, टाइम के साथ एटीट्यूड कम हो जाता है। जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन का आप एग्जांपल लो, एसबीएम का आप एग्जांपल लो, आपने शुरू में तो एटीट्यूड बना दिया कि भाई टॉयलेट में जाओ, लेकिन धीरे धीरे फेड हो जाएगा, लोग वापस से जो है खेतों में जाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बार बार रिमाइंडर देना है, बार बार रिमाइंडर देना है। तो इसीलिए जो है SBM 1, SBM 2, ODF 1, ODF 2, बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती रहती है। ठीक है, कि एक फेज कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा फेज कंप्लीट हो गया, तीसरा फेज। तो इस तरह की स्कीम्स ना बंद नहीं होती, चलती रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि एक बार अगर उन्होंने फोर्स करके बंद कर दिया तो वो बंद ही हो जाएगा फिर। जैसे पहले होता था, पहले भी तो जो है मिशन रहते थे इसके, ओपन डेफिकेशन फ्री मिशन रहते थे, लेकिन वो फेल हो जाते थे क्योंकि वो कंटिन्यूस नहीं थे। तो कंटिन्यूस एटीट्यूड आपका होना चाहिए। उसके बाद सिचुएशन पे किस तरीके से डिपेंड करता है, जैसे हमने देखा था यहाँ पे सिचुएशन, क्वालिटी ऑफ सिचुएशन। देखो सिचुएशन पे डिपेंड करता है टाइम, पहला तो उसमें फैक्टर होता है टाइम का। जैसे कि अगर टाइम कम है, मतलब देयर इज लेस टाइम, यू डोंट हैव द, मतलब उसमें ना आपको रेस्पॉन्स टाइम कम मिल रहा है, तो आप एटीट्यूड जैसा है वैसे ही बिहेव करोगे आप। अगर सोचने का टाइम नहीं दिया तो जैसा एटीट्यूड है आप वैसा ही बिहेव करोगे। ठीक है अगर टाइम कम है, अगर टाइम ज्यादा है तो आप सोच रहे हो, मतलब आपकी नॉलेज भी है उसमें आ रही है, फिर आपका जो है इमोशन भी आ रहे हैं, आप उसमें दिमाग लगा रहे हो, तो आप हो सकता है उतना बिहेव ना करो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जेब में ट्रैश रखा है, आपकी जेब में ट्रैश रखा है, और आपके माइंड में है कि मेरे को इसे डस्टबिन में डालना है। ठीक है, डस्टबिन में डालना है, आपका ये एटीट्यूड है कि मुझे डस्टबिन में डालना है, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो। लेकिन अगर ट्रेन आ गई तो आपके पास टाइम कम है, तो क्या करोगे आप, उस ट्रैश को वहीं पे फेंक दोगे प्लेटफॉर्म पे ही, चाहे आपका बेशक एटीट्यूड उसके अगेंस्ट है। तो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने एटीट्यूड से किस तरीके से बिहेव करोगे, एटीट्यूड जैसा बिहेव करोगे या एटीट्यूड के अगेंस्ट बिहेव करोगे। ठीक है, दूसरा है सिचुएशन। सिचुएशन वाला एग्जांपल तो मैंने बताया ही था आपको, कि आप मेट्रो में हो और आपका कितना भी मन है, कितना भी पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स स्मोकिंग, आप मेट्रो में नहीं करोगे क्योंकि सिचुएशन उसके अगेंस्ट है। जैसे कि आप टाई लगाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, यूपीएससी के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो आप टाई लगाओगे ना, क्योंकि वहां सिचुएशन डिमांड कर रही है, इसलिए टाई लगाओगे यहाँ पर। तो अपना एटीट्यूड आपने बदल लिया ना, शिफ्ट कर लिया। तो अगर ये दो चीज नहीं है, अगर सिचुएशन नॉर्म नहीं है, वहां की सिचुएशन ऐसी नहीं है, और अगर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप अपने एटीट्यूड के टुवर्ड्स ही बिहेव करोगे इन मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसा एटीट्यूड बोलेगा आप वैसा ही बिहेव करोगे। ठीक है, फिर चौथी चीज क्या बोली थी हमने, क्वालिटी ऑफ ए पर्सन। क्वालिटी ऑफ ए पर्सन में हमारा आता है कि दो तरह के पर्सन होते हैं, कि हु आर सेल्फ अवेयर। एक पर्सन ये होता है कि जो, जिसे खुद पता है मैं क्या कर रहा हूँ, किस सिचुएशन में हूँ, मतलब वो दिमाग लगा रहा है। दूसरा होता है गो विद द फ्लो वाला, कि भाड़ में जाए जनता, मैं तो जो मेरा अंदर से मन कर रहा है वही करूंगा। दो तरह के लोग हैं, जो सेल्फ अवेयर है, ठीक है, उसे एक परसीव्ड सेंस ऑफ कंट्रोल रहता है, उसे सेंस ऑफ कंट्रोल रहता है। अगर उसे सेंस ऑफ कंट्रोल है और उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लेट्स से स्मोकिंग है, तो अगर उसे सेंस ऑफ कंट्रोल है तो उसे कंट्रोल कर लेगा वो, और उसके पास टाइम है, तो टाइम नहीं है तो फिर तो वो एटीट्यूड की तरफ ही भागेगा। लेकिन अगर सेंस ऑफ कंट्रोल है तो उसको कंट्रोल कर लेगा वो। और गो विद द फ्लो वाला पर्सन है, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, वो जैसा उसका मन बोलेगा, दिमाग बोलेगा, वो वैसे ही करता है।
ठीक है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आपका यूपीएससी सिलेबस है और आपने सोचा कि आज मेरे को इतना कवर करना है, मतलब इतना पोर्शन कवर करना है, तो आप अगर सेल्फ अवेयर वाले पर्सन हो ना तो इसको कवर कर सकते हो। अगर आप नहीं हो, गो विद द फ्लो वाले हो, तो हो सकता है आप इसको कवर ना कर पाओ। तो इस तरीके से एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को काम करता है। फिर बात आती है एटीट्यूड से रिलेटेड कि एटीट्यूड किस तरीके से स्टीरियोटाइप को बढ़ाता है, किस तरीके से प्रेजुडिस बढ़ाता है, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाता है या फिर घटाता है। देखो, ये क्वेश्चन स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन के आते हैं और ये स्टेप वाइज है कि पहले स्टीरियोटाइप होता है किसी के प्रति, फिर प्रेजुडिस होती है किसी के प्रति, फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी के प्रति। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो एक स्टीरियोटाइप क्या बन गया है? स्टीरियोटाइप ये बन गया है कि वेस्टर्नर्स आर इनफिडल। ठीक है, फिडेलिटी नहीं है। फिडेलिटी मतलब कि मतलब रिलेशनशिप में उनकी बहुत ज्यादा मतलब स्टिकनेस है, वो नहीं है। अगर रिलेशनशिप बदलते रहते हैं, कोई परमानेंसी नहीं है रिलेशनशिप में। एक स्टीरियोटाइप है, हम ऐसा सोचते हैं। उसके बाद प्रेजुडिस बन जाता है। प्रेजुडिस कैसे बन जाता है कि अगर आपको कोई वेस्टर्न स्पाउस पसंद आया, मतलब प्रोबेबल स्पाउस, तो आप उससे शादी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास, आपके माइंड में स्टीरियोटाइप है कहीं ना कहीं। तो बिहेवियरल कंपोनेंट आ गया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है कि आप उनसे बात ही नहीं करोगे, मतलब वोंट इवन टॉक। तो ये ऐसी चीज है और ये हर चीज में काम करती है कि जैसे स्टीरियोटाइप्स कई सारे हो सकते हैं कि हिंदूज आर कावर्ड्स, कि हिंदू जो होते हैं कावर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मुस्लिम्स आर टेररिस्ट्स, ये प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप है। ठीक है, और ये एटीट्यूड से आती हैं ये चीजें। अब एटीट्यूड में हमने 3 कंपोनेंट पढ़े थे ना, नॉलेज कंपोनेंट, इफेक्टिव कंपोनेंट, और क्या पढ़ा था हमने? बिहेवियरल कंपोनेंट। ये इनसे बन के आता है। अब एक कहावत है कि एवरी स्टीरियोटाइप हैज ए रीजन। एवरी स्टीरियोटाइप हैज ए रीजन। वो एटीट्यूड से हम जानते हैं। कैसे? नॉलेज क्या कहती है आपकी कि कितनी इंस्टांसेस में हिंदू ने कावर्डाइज वाला बिहेव किया है। तो जैसे 5 इंस्टांसेस आपने देखे, क्या आपको उससे पर्सनली नुकसान हुआ? 5 इंस्टांसेस। ठीक है, आज भी ऐसा बिहेव होता है 5 इंस्टांसेस। अगर आपके पास ये इंस्टांसेस हैं तो यू कैन लाइक फेयरली से यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसके अगेंस्ट आपके पास नॉलेज है कि नहीं, हिंदूज आर ब्रेव, ब्रेवरी के आपके पास 5 एग्जाम्पल है। इफेक्टिव कंपोनेंट के आपके पास 5 एग्जाम्पल है कि किसी ब्रेव हिंदू ने आपको बचाया है, या फिर आपने देखी है सामने, अपनी आंखों के सामने ब्रेवरी। तो वो अपोजिट है। सिमिलरली मुस्लिम्स में, सिमिलरली वेस्टर्न्स आर इन्फिडल्स। तो इसमें ये है ना कि मोर प्रोपोर्शन कितना है। अगर उस तरह की चीजें आती हैं सामने तो वो स्टीरियोटाइप कहीं ना कहीं सही भी होता है। स्टीरियोटाइप आर नॉट ऑलवेज बैड, आर नॉट ऑलवेज बैड। अगर तुम्हें स्टीरियोटाइप है कि भाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे सब मतलब भरोसा मत करो, तो वो उसका कहीं ना कहीं रीजन है, क्योंकि इंस्टांसेस पास्ट में ऐसे गए हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि दोज हु नेवर लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट, है ना। तो ये भी देखने वाली चीज है, लेकिन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स नहीं होने चाहिए जिनका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, जैसे कि वुमन इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ वुमन। अब वुमन ने अपने आप को प्रूव किया है ना हर जगह। उनको अपॉर्चुनिटी की कमी थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी दी गई तो दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स। सिमिलरली ब्लैक्स इन अमेरिका, पहले प्रेजुडिस थी उनके अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने बोला कि अपॉर्चुनिटी देके देखो। मार्टिन लूथर किंग ने क्या बोला था? मार्टिन लूथर किंग ने यह बोला था कि आप हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो। अगर एक यूनिवर्सिटी में 50-50% स्टूडेंट बिठा दो कि 50% ब्लैक्स, 50% व्हाइट्स, अगर व्हाइट्स के सारे ज्यादा नंबर आ गए ब्लैक से, तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया था एंड ही प्रूव्ड टू बी राइट कि जब अपॉर्चुनिटी मिली तो ब्लैक्स ने परफॉर्म किया वो चीज। मतलब वो एक्सेप्शनली
वेल दिखे, अपॉर्चुनिटी की कमी थी। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह की प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन नहीं आना चाहिए। ये कास्ट के संदर्भ में भी आता है कि पहले तो स्टीरियोटाइप होती है कि भाई ये लोग गंदे रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रेजुडिस आती है कि ये लोग गंदे रहते हैं इसलिए इन्हें जो है मुंह नहीं लगाना है। फिर डिस्क्रिमिनेशन आता है कि भाई इनको घर में भी नहीं घुसने देना है। ठीक है, दैट इज वाई आई हैव इन वन ऑफ माई वीडियो टोल्ड कि दोज पीपल हु हैव यूज्ड रिजर्वेशन, those people don't feel these things, कि they have not felt stereotype, they might have felt stereotype, लेकिन prejudice, discrimination तो उन्होंने फील ही नहीं किया कभी भी। और स्टीरियोटाइप भी इसलिए फील किया है क्योंकि you know the reason that even though they like they can secure position with their own effort but they didn't choose to do so। तो ये देखने वाली चीज है यहाँ पर। तो जब भी स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए या ऐसे आ जाए ना, तो आपको इसमें दोनों पॉजिटिव नेगेटिव करके लिखना है, लेकिन नेगेटिव पे ज्यादा इंपैक्ट देना कि ये गलत चीजें होना ही नहीं चाहिए किसी भी सभ्य समाज में, इक्वलिटी ही होनी चाहिए। और अगर नेगेटिव चीज भी है ना, जैसे मान लो कोई स्टीरियोटाइप सही भी पाया जाता है, ठीक है, तो उसके नॉलेज कंपोनेंट, इफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट, तो इट इज योर ड्यूटी टू चेंज दीज। ठीक है, इट इज योर ड्यूटी टू चेंज दीज। अब एटीट्यूड को चेंज कैसे किया जाए? मान लो डेवलप हो गया एटीट्यूड किसी के प्रति नेगेटिव, किसी के प्रति पॉजिटिव, तो एटीट्यूड को आपको चेंज कैसे करना है? देखो, एटीट्यूड के कंपोनेंट को हमें हिलाना है जड़ से। जैसे कि फैक्टर्स देखो यहां पर, फैक्टर क्या था हमारा? पहले तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, दूसरा फैक्टर क्या था यहाँ पे? सोशल नॉर्म, तीसरा फैक्टर क्या था यहाँ पे? इंफॉर्मेशन। तो इनको चेंज करना है। जैसे अगर हम पर्सनैलिटी चेंज करें तो आदमी का हमें बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। मतलब बिहेवियर कैसे चेंज करोगे? लॉज, कोड्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, फिर दूसरा कैसे चेंज करोगे? वैल्यूज। वैल्यूज कैसे चेंज करोगे? रोल मॉडलिंग से कर सकते हो, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्सनैलिटी में चेंज हो गया। ठीक है, एक्सपीरियंस से कर सकते हो, एक्सपोजर हमने देखा था, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, इनसे चेंज कर सकते हो। फिर सोशल नॉर्म अपने चेंज करने हैं। सोशल नॉर्म मतलब एजुकेशन, इनकम। अगर ये चेंज कर दिया कि तुम अगर ऐसा बिहेव करोगे तो इतनी इनकम होगी, या फिर तुम्हारी एजुकेशन ही बचपन से अच्छी दी गई है, या फिर सोशल सेटिंग ऐसी कर दोगे कि अगर वैसा तुमने नहीं बिहेव किया तो पनिशमेंट बहुत ज्यादा होगी। जैसे कि आज अगर हर ब्यूरोक्रेट जो भी करप्ट है उसको 10 साल की सजा मिलने लग जाए और तरीके से मिलने लग जाए, मतलब 100-150 ब्यूरोक्रेट जो है कन्विक्ट हो जाए। कन्विक्शन रेट 2-3 ही होता है, मतलब पूरे 10-12 साल में 2-3 ही कन्विक्ट हुए हैं जो प्रोहिबिशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें। ठीक है, लेकिन अगर बहुत सारे कन्विक्ट होने शुरू हो जाएं तो अपने आप सोशल नॉर्म एक बन जाएगा, तो वो करप्शन करेंगे ही नहीं। जिनके माइंड में भी है, जिनका एटीट्यूड भी है, वो भी नहीं करेंगे। तीसरा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? कि परसीव्ड कंट्रोल, कि हर आदमी जो करप्ट है उसकी इंफॉर्मेशन सबको मिलने लग जाए, लेट्स से। ठीक है, या फिर उसको बार बार याद दिलाया जाए उस पर्सन को कि भाई करप्शन इज बैड, करप्शन इज बैड। मतलब इसीलिए कहते हैं ना मिड टर्म ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, मिड टर्म ट्रेनिंग होनी चाहिए ऑफिसर्स की, ताकि उनकी इंफॉर्मेशन में वापस से ये चीज जाए, वैल्यूज जाए इनकी। तो ये 3 चीज हमें चेंज इन एटीट्यूड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज और काम करती हैं चेंज इन एटीट्यूड में, जो थ्योरी है, मतलब एकेडमिक पर्सपेक्टिव से। पहला है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। दूसरा है इसमें परसुएशन, जो हमारे सिलेबस में भी है। तीसरा है इसमें सोशल इन्फ्लुएंस। तो जब भी आप कोट करोगे कि भाई एटीट्यूड किसी का चेंज कैसे किया जाए, तो आप ये फैक्टर्स भी लेके आ सकते हो कि चेंज, हाउ टू चेंज द पर्सनैलिटी, दीज थिंग्स,
हाउ बाई चेंजिंग सोशल नॉर्म ही तुमने बदल दिया है, और तीसरा कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो मतलब फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड है एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड है, उसको चेंज करने से भी आप एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड होता क्या है? ऑन ग्राउंड ये तीन चीज काम करती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस, वो सेम ही चीज है, लगभग यही है। तो सबसे पहले आते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी पे। तो व्हाट इज इट, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी? कॉग्निटिव डिसोनेंस ये होता है कि कोई भी हमारा एटीट्यूड है, किसी भी तरह का एटीट्यूड है ना हमारा, अगर उसके अगेंस्ट चीजें होने लगती हैं तो हमें थोड़ी ना एंग्जाइटी फील होती है। उसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जैसे कि अगर आपका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स यूपीएससी और आपका प्रीलिम्स फेल हो जाए, तो आपको क्या होगा? वहां पर एंग्जाइटी फील होगी ना, स्ट्रेस फील होगी, बुरा लगेगा। उसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। सेम चीज को मान लो कि आपने आज का ये टारगेट रखा पढ़ाई का, वो टारगेट मीट नहीं हुआ, तो जो आपको गिल्ट टाइप होगी ना, जो गंदा सा फील होगा, वो उसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस हिंदी में। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस किस तरीके से कम की जा सकती है, मतलब जो आपका जो गंदा फील हो रहा है ना, वो किस तरीके से कम किया जा सकता है? तो तीन कंपोनेंट होते हैं ना हमारे एटीट्यूड के। पहला कंपोनेंट क्या होता है हमारे एटीट्यूड का? नॉलेज कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है हमारे एटीट्यूड का? इफेक्टिव कंपोनेंट। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है हमारा? बिहेवियर कंपोनेंट। तो इन तीनों में को चेंज करो आप, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस कम होगी। जैसे नॉलेज कंपोनेंट, अबे यार बहुत सारी नौकरियां, क्या ये अकेली आईएएस की नौकरी है, इसको कम कर दो तो बुरा नहीं लगेगा। दूसरा इफेक्टिव कंपोनेंट है कि भाई जैसे आईएएस को जो शोशाबाजी मिल रही है, वो इतनी भी ज्यादा शोशाबाजी नहीं है, वो गलत अपने को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो इसमें इमोशन भी आप उसके कम कर दे रहे हो, मतलब अपने अंदर। फिर तीसरा बिहेवियर, तो बिहेवियर तो आपको हो ही नहीं रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स दैट, मतलब पढ़ाई छोड़ दिया आपने, उससे कम कर दे रहे हो। देखो मैं आप बताता हूँ कि जब भी कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है ना, कि आप चाहते ये हो, मतलब ये चीज चाहते हो और आप यहाँ पे अचीव किए हो, तो ये हो गया कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, ये चीज होगी, जो जो गैप है ना, ये गैप हो गया कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब दो चीज हो सकती है यहाँ पर, या तो आप मतलब जो चाह है, अपना ड्रीम है, ड्रीम को कम कर दो, मतलब उसके बारे में इतना हाईली मत सोचो, तो ये नीचे आ जाएगा, इससे गैप कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप ये जो यहाँ तक अचीव किए हो ना, या इस अचीवमेंट को बढ़ा दो, तो तब भी ये कॉग्निटिव डिसोनेंस कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप प्रीलिम्स में फेल हो गए, तो दो ऑप्शन है आपके पास। या तो ये सोचो कि यार ये एग्जाम ही बकवास है, इस एग्जाम को नहीं देना, बहुत सारे लोग फेल हो रहे हैं, पहला तो ये ऑप्शन है। और ये ऑप्शन भी ठीक है, मतलब बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि यू शुड नो वेयर टू लिमिट योर सेल्फ, लिमिट योर एफर्ट्स, और अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबको खुद ही देखनी चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यू आर इन्वेस्टिंग टाइम, तो टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। तो इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ब्रीचिंग, देन यू हैव दिस ऑप्शन। तो इसको कम कर लोगे, अपने ड्रीम को हटा दोगे, तो आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस जीरो हो गया कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं। तो चाहिए ही नहीं, तो आपकी टेंशन खत्म। दूसरा यह है, अपने एफर्ट्स को बढ़ा दो, अपने बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग कर दो, बिहेवियर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दो, मतलब अपने एफर्ट्स को बढ़ा दो, कि जहां आपका ड्रीम था, अपने एफर्ट्स भी वहीं ले जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि मतलब जो आपने टारगेट सेट किया, आप रेगुलरली टारगेट मीट कर रहे हो ना, देन यू विल फील गुड अबाउट इट। तो ये होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का कंसेप्ट। अब ये सोशल सेटिंग में कैसे काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई पर्सन है, वो खेत में जाता है, ठीक है, सैनिटेशन करने, और खेत में अगर सरकार उसको रोक दे, तो उसका ये आ गया ना गैप, इसको बोलेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस।
अब दो चीज है, या तो वो पुश करके मतलब इधर उधर से करके जाए, सुबह जाए मतलब सुबह 3 बजे चले जाए, 4 बजे चले जाए, अंधेरे में चला जाए, किसी को ना दिखे। पहली चीज तो ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि उसका जो आदत है ना, जो उसका मतलब मोटिवेशन है, उसका मोटिवेशन ही कम कर दो वहां जाने का। तो मोटिवेशन ही कम कर दिया सरकार ने। क्या मोटिवेशन कम कर दिया वहां जाने का? कि एक तो बहुत इतनी दूर जा रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो घर पे ही टॉयलेट बना दिया। दूसरी चीज क्या कर दी कि उसको ना उसकी ईगो से लिंक कर दिया, मतलब ईगो शिफ्ट कर दी थी, जो हमने बताया था कि माँ बहन की, बेटी की इज्जत बचाना चाहते हो तो घर में करो। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस उसने रिमूव कर दिया सरकार ने। ऐसे चेंज हो गया एटीट्यूड इन स्वच्छ भारत मिशन। फिर दूसरा है हमारा परजुएशन। ठीक है, अब चेंज इन एटीट्यूड के हमने ये देखे थे ना, ये चीज। तो ये तीन चीज भी आप कॉग्निटिव डिसोनेंस में ला सकते हो। कि कॉग्निटिव डिसोनेंस में आप क्या कर सकते हो कि भाई लॉज ही बना दिए। अब तुमने लॉज बना दिए तो आदमी को पता है कि यार ये लॉज है तो गलत है ये चीज। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, इसमें रोल प्लेइंग कर दी। ठीक है, तीसरा क्या है, स्मॉल मोरल ट्रांसग्रेशन। स्मॉल मोरल ट्रांसग्रेशन कि भाई आपके 4 बच्चे हैं, चलो 4 की शादी मत करो, ठीक है, एक की शादी कर लो, चाइल्ड मैरिज। तो 3 की नहीं करी ना उसने बड़े भाइयों की, तो वो छोटे बच्चे की भी नहीं करेगा फिर। तो इस तरीके से स्मॉल मोरल ट्रांसग्रेशन होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कोई आईएएस अफसर है, ठीक है, और उसको किसी ने जो है मिठाई का डिब्बा दिया भर के, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया बिना देखे कि अंदर क्या है, और उसमें सच में मिठाई है। तो आप ये मान लो कल उसमें सोने के वो मिलेंगे ना, तो वो भी एक्सेप्ट करेगा। इसको बोलते हैं स्मॉल मोरल ट्रांसग्रेशन। कि अगर आप करप्ट नहीं हो ना, तो बिल्कुल भी करप्ट मत हो। अगर आपने थोड़ा सा करप्शन कर लिया, मतलब चोरी तो चोरी होती है, चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1 करोड़ रुपए की हो। अगर 1 रुपए की भी करी तो भी वो चोरी है, मतलब कहलाओगे तो चोर ही ना। और परसुएशन के किस तरीके से एटीट्यूड चेंज किया जाता है, जब भी परसुएशन का कोई भी क्वेश्चन आए, तो परसुएशन में आपकी 3 चीज होती हैं। हु सेड व्हाट टू हुम, आपको ये लिखना है। हु सेड व्हाट टू हुम मतलब कौन बोल रहा है, कौन परसुएड कर रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है परसुएड करने में, और ऑडियंस क्या है। तो इन 3 की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग परसुएशन है। जैसे कि जो पर्सन परसुएड कर रहा है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसकी ना एक धाक होनी चाहिए। जैसे कि एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस पर्सन में जो परसुएड कर रहा है। दूसरा, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उस पर्सन की। ठीक है, तीसरा क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए उस पर्सन का। फिर रैपिड स्पीच होनी चाहिए उसकी। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये किस तरीके से काम करती है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि कोई क्रिकेट की कॉन्फ्रेंस हो रही है, और आपको ना यंग क्रिकेटर्स जो हैं उनको एक्सपर्टी मतलब वो करानी है, ट्रेनिंग करवानी है, उनको परसुएड करना है क्रिकेट के प्रति। तो किस पर्सन को लेके आओगे? सचिन तेंदुलकर को लेके आओगे, लेट्स से एज एन एग्जांपल। अब सचिन तेंदुलकर के पास एक्सपर्टीज भी है, क्रेडिबिलिटी भी है, अट्रैक्टिवनेस भी है, उसका पर्सोना भी है, और वो उस चीज के बारे में नॉलेज भी रखते हैं, बहुत अच्छा सा बोल सकते हैं। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को लेके आओगे तो उसकी बात सब सुनेंगे और उसकी बात को सुन के इन्फ्लुएंस होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टॉपर्स को लाया जाता है, क्योंकि टॉपर्स के पास क्या होती है, क्रेडिबिलिटी होती है कि उन्होंने भाई टॉप किया एग्जाम को या फिर एग्जाम निकाला है। एक्सपर्टीज होती है, तो एक परसीव्ड एक्सपर्टीज होती है कि उसने एग्जाम निकाला है तो उसे नॉलेज भी होगी। ठीक है, और हर टॉपर को नहीं लाया जाता। आप ये देखो कि हर साल 180 आईएएस बन रहे हैं, लेकिन कोचिंग सेंटरों में कितने मिलते हैं, एक दो, ज्यादा से ज्यादा 3 4, एक दो आईपीएस मिल जाते होंगे।
अब वो डिपेंड करता है पर्सोना पे। भाई किसी की रैंक 18 है, किसी की रैंक 19 है, वही क्यों सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो रखा है? रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 वाले कहाँ गए? वो पॉपुलर क्यों नहीं हो रखे? क्योंकि अट्रैक्टिवनेस, कि भाई इनका बोलने का तरीका, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है, तो वो लोग जो है, वो उन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है बोलने के लिए। फिर रैपिड स्पीच मतलब बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें हमें देखना है कि अगर हमें परसुएशन कराना है किसी भी जनता का, तो हम क्या करते हैं कि लोकल एमएलए को लाया जाए, रिलीजियस फिगर को लाया जाए, ठीक है, परसुएड कराने के लिए, ठीक है, इन लोगों को लाया जाए। फिर जिले का डीएम, जिले का एसपी, इन लोगों को लाया जाए, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी होती है। अगर ये लोग बोलेंगे कि ये काम मत करो, तो हो सकता है जनता मान जाए, क्योंकि दे हैव द गुड पर्सोना, दे हैव एक्सपर्टीज, दे हैव क्रेडिबिलिटी, दे हैव अट्रैक्टिवनेस, दे हैव लाइक नॉलेज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब दूसरा है मैसेज क्या होना चाहिए। मैसेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? देखो, मैसेज में कई सारी चीजें होनी चाहिए। पहला है इमोशनल अपील, मतलब ऐसा नहीं है कि ये काम मत करो मतलब गुस्सा ना, उनसे थोड़ा ना सपोर्ट लेके एक इमोशनल अपील होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? फियर, थोड़ा सा डरा दिया, थोड़ा सा प्यार दिखा दिया, थोड़ा सा लव दिखा दिया, थोड़ी सी ना ह्यूमर दिखा दिया, हैप्पीनेस, ठीक है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया दिखा दिया। आपने देखे होंगे जितने भी फेमस टीचर्स हो रहे हैं ना, वो ये सब दिखाते हैं, थोड़ा सा डराते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं कि थोड़ी सी उसकी मतलब तारीफ करते हैं जिस भी चीज के वो टीचर हैं, ठीक है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया दिखाते हैं, अपने बचपन की चीजें बताते हैं। तो ये सब आपको ना इमोशनल अपील करते हैं, इसकी वजह से वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। फिर दूसरा है इसमें मैसेज में इंटेंशियसनेस होनी चाहिए। या इंटेंशियसनेस इसका क्या मतलब है ना, मतलब वो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए मैसेज, कि जैसे डीएम को बुला दिया, डीएम ने बोल दिया विलेज में जाके कि भाई चाइल्ड मैरिज नहीं करनी, भाई वो तो पता है ना नहीं करनी, तो इसका मतलब उस तुमने डायरेक्टली ईगो हिट कर दी किसी भी ऑडियंस की, तो नहीं मानेगी उस चीज को। तो ना इनडायरेक्ट होना चाहिए मैसेज। इनडायरेक्ट किस किस तरीके से होना चाहिए? कि आज हमने कानून बनाया है, और हमने उस विलेज में एक एग्जांपल बता दिया, उस विलेज में उस बंदे को हमने जेल में डाला है, ठीक है, और उसने ऐसा गंदा कृत्य किया था कि उसने अपने जो है चाइल्ड मैरिज करी थी, बच्चे की जिंदगी खराब करी, खुद की भी जिंदगी खराब करी, और पूरे विलेज में उसका नाम जो है बदनाम हो चुका है। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे, तो जो उस विलेज में चाइल्ड मैरिज करने की सोच भी रहा होगा ना, वो भी डर जाएगा। और फिर तुम ये कह दो कि एक और आदमी था, उसने जिस रिपोर्ट किया उस आदमी ने कि ये वहां पे चाइल्ड मैरिज हो रही थी, उसको हमने रिवॉर्ड दिया, ठीक है, इतने लाख रुपए का, और उसको तुम स्टेज पे बुला के मतलब उसको जो है माला पहना रहे हो। अगर तुमने ये कर दिया और किसी भी विलेज में तुमने इस तरह की कॉन्फ्रेंस रख दी, तो फिर वहां पे क्या होगा? वहां पे ये होगा कि कोई भी आदमी जो सोच भी रहा होगा ना चाइल्ड मैरिज करने की, वो भी नहीं करेगा। इसको कहते हैं मैसेज, कि इनडायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, डायरेक्ट करोगे तो ईगो हिट हो जाएगी। फिर आता है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस में क्या क्या आएगा? पहला आएगा कंफॉर्मिटी, मतलब तुम्हें कोई भी एटीट्यूड, अगर किसी का पान थूकने का एटीट्यूड है, और आप मेट्रो के जो है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हो, तो किस तरीके से आप करोगे कि भाई कोई मेट्रो में पान ना थूके? तो पहला तो इंफॉर्मेशनल कंफॉर्मिटी होती है, दूसरी होती है इसमें नॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी, ठीक है, तीसरा है माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। पहले लेते हैं इंफॉर्मेशन कंफॉर्मिटी में, कि आप इस तरीके के मैसेज डालोगे कि नो स्पिटिंग,
पहले तो इन्फॉर्मेशन बता दी कि यहाँ अलाउड नहीं है, सबसे पहली चीज। और इन्फॉर्मेशन अगर आपने डायरेक्ट बता दी, जैसे मैंने मैसेज का बोला था कि मैसेज आपका इनडायरेक्ट होना चाहिए। इनडायरेक्ट किस तरीके से हो सकता है कि आपने एक आदमी की फोटो दिखा दी कि, और उसको जो है पुलिस ने हथकड़ी पहना रखी है, ही स्पिटेड, इस तरीके से दिखा दिया आपने, तो ये ज्यादा इंपैक्ट करेगा या नो स्पिटिंग लिखोगे, या ज्यादा इंपैक्ट करेगा? ये ज्यादा इंपैक्ट करेगा। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल कंफॉर्मिटी। जैसे कि आपने इंफॉर्मेशन दी कि प्लीज यूज स्मार्ट कार्ड, मेट्रो में प्लीज यूज स्मार्ट कार्ड, अब इससे कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आपने ये दे दी कि 90% ऑफ मेट्रो कम्यूटर्स यूज स्मार्ट कार्ड, 90% ऑफ मेट्रो कम्यूटर्स यूज स्मार्ट कार्ड, तो लोग इसको खरीदेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि लोग, जो ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं ना, ट्रेंड में जाते हैं, भेड़ चाल है। तो भेड़ चाल का आप अच्छी चीज के लिए यूज कर रहे हो कि भेड़ चाल आपने दिखा दी कि भेड़ जो है इधर जा रही है, 90% कम्यूटर्स यूज स्मार्ट कार्ड, तो आप भी स्मार्ट कार्ड यूज करो, ठीक है। और ऐसे ही फैशन शो में होता है कि भेड़ चाल दिखा दी कि जो है वहां पे 90% लोग जो है वो फटी पैंट पहन रहे हैं, तो आप भी फटी पैंट पहनो। तो इंफॉर्मेशनल कंफॉर्मिटी टाइप का एग्जांपल है ये, ठीक है। दूसरी होती है नॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी। नॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी का मतलब ये होता है कि आप ऐसे नॉर्म सेट कर दो और मतलब उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करो ताकि लोग उसमें मतलब फंस जाएं, अगर किसी का एटीट्यूड भी हो तो भी ना करे। और ये किस पे डिपेंड करता है नॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी? ग्रुप कैसा है। मतलब मेट्रो में अगर सब नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, तो जो जिसका एटीट्यूड अगेंस्ट है वो भी नॉर्म को फॉलो करेगा ही करेगा, ठीक है। यूनैनिमिटी होती है कि मतलब अगर एक ने भी नॉर्म को तोड़ दिया, अगर आपने एक भी बंदे को देख लिया वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, और आप सिगरेट पीते हो, तो आप भी मेट्रो में सिगरेट पियोगे, यार वो तो पी रहा है मैं भी पी लेता हूँ। तो इसमें ये जरूरी है कि जब भी नॉर्मेटिव कॉन्फॉर्मिटी हो तो कंप्लीट हो, आधी अधूरी नहीं चलेगी। और जितना साइज बड़ा हो ग्रुप का उतना अच्छा है, कि जैसे मेट्रो में कितने सारे कंप्यूटर्स हैं, है ना। मान लो अगर 5 आदमियों का साइज, 5 आदमियों का ग्रुप है कोई भी, और उसमें तुमने नॉर्म बनाए हैं, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। लेकिन मिलिट्री कितनी बड़ी है, मिलिट्री 10 लाख लोगों की है, तो मिलिट्री में अगर कोई नॉर्म बनाए है तो उसको सब फॉलो करेंगे, क्योंकि 10 लाख के 10 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए साइज जितना बड़ा होगा उतना इसमें होगा। और कल्चर का भी इसमें वैल्यू होती है, कल्चर की भी एक इसमें वैल्यू होती है। आप ये देखो कि एज ए एग्जाम्पल लो किसी भी कॉर्पोरेट का, टाटा का एग्जाम्पल ले लो आप। टाटा अगर वैल्यूज इंस्टिल कर रहा है अपने एम्प्लॉइज में, तो किस तरीके से कर रहा है? इन्फॉर्मेशनल, कि भाई सबसे पहले तो क्या क्या वैल्यूज हैं वो आउटलिस्ट करता है, विजन मिशन स्टेटमेंट आपने देखी होगी, हर इंस्टीट्यूशन की रहती है। फिर नॉर्मेटिव कंफॉर्मिटी फॉलो करता है कि इतना बड़ा ग्रुप है और ये ग्रुप ऐसे फॉलो करता है, फिर उसकी कॉन्फ्रेंसेज होती है कि ऐसे बिहेव करोगे, ठीक है। फिर तीसरा इसमें कंफॉर्मिटी होता है माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस का, मतलब कि अगर आप सही हो, अगर आप करेक्ट हो, अगर आप एथिकल हो, तो कितने भी ज्यादा ग्रुप के लोग गलत है ना, उनको आप पाठ पढ़ा सकते हो। इसको कहते हैं माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। जैसे कि एक मूवी थी 12 एंग्री मैन, आपने देखी होगी। उसमें ये रहता है कि एक आदमी का मर्डर हो जाता है और एक बच्चा होता है, बच्चा नहीं मतलब टीन होता है, 17-18 साल का, उसको सजा हो जाती है। तो इसमें 11 लोग उसके अगेंस्ट वर्डिक्ट चाहते हैं और एक आदमी उस पर डाउट करता है। वो कहता है कि ठीक है, वो मतलब दिख रहा है कि इनोसेंट नहीं है, उसी ने मर्डर किया है, लेकिन आई हैव ए डाउट। तो एक छोटे से डाउट को वो पूरी रात डिस्कस करते हैं, तो बाद में पता लगता है कि वो बंदा जो है इनोसेंट निकलता है। तो इसको कहते हैं माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, कि अपनी बात अगर तुम सही हो ना, तो अपनी बात पे अड़ जाओ। जैसे कि गांधी जी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो इसमें, कि गांधी जी जो चाहते थे अड़ जाते थे, चाहे पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है वो अड़ जाते थे, और ये कहते थे कि मेरा जो स्टैंड है ना, मुझसे कोई मतलब वक्त कर ले, मुझे कोई प्रूव रॉन्ग कर दे, मुझे कोई गलत साबित कर दे, तो मैं अपने स्टैंड से हट जाऊंगा। तो कोई गलत साबित कर ही नहीं पाता था इनको, तो वही जीत जाते थे। इसको कहते हैं माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। अब माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस कैसे आता है? माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस आता है कंसिस्टेंसी से, कि कोई भी आदमी है ना कितना कंसिस्टेंट है। अगर एक बार चीज उसने बोल दी, फिर वो चुप हो गया बहुत मतलब लंबे टाइम के लिए,
तो कंसिस्टेंट नहीं रहा तो इन्फ्लुएंस भी खत्म हो गया। मान लो गांधी जी ने एक बार नॉन वायलेंट मूवमेंट कर दिया, उसके बाद उन्होंने चुप हो गए कि नॉन वायलेंस हो रहा है, मतलब वायलेंस हो रहा है, उसके अगेंस्ट बोले ही नहीं, तो उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। दूसरा कंसेंसस पे भी होता है कि माइनॉरिटी जब तक इंपैक्ट करे जब तक कंसेंसस ना बन जाए। ठीक है, फिर फ्लैक्स और फैक्ट्स पे भी बात होती है कि फैक्ट्स कितने स्ट्रांग हैं उस किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फिर आता है हमारा ओबीडियंस। हमने क्या पढ़ा था इसमें सोशल इन्फ्लुएंस में? पहला पढ़ा था कंफॉर्मिटी, दूसरा है हमारा ओबीडियंस। अब ओबीडियंस का भी सेम ही चीज है कि जब हम परसुएड करते हैं तो हु सेड व्हाट टू हुम, ठीक है, वो देखा था हमने। अब ओबीडियंस में क्या है? ओबीडियंस में भी यही सेम चीज आती है कि किसको आप मानोगे, एक्सपर्टीज वाले को मानोगे। मान लो कि आप गए वहां पर किसी भी हॉस्पिटल में गए, तो आपने एक नर्स देखी, तो नर्स ग्रीन ड्रेस पहने हुए थी, और आपने एक डॉक्टर देखा, डॉक्टर व्हाइट ड्रेस पहने हुए था। ठीक है, तो आप किसकी बात मानोगे, नर्स की या डॉक्टर की? डॉक्टर की मानोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि ही हैज मोर एक्सपर्टीज। दूसरा है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी कि आप डॉक्टर की बात क्यों मानोगे? क्योंकि उसके पास लेजिटिमेट डिग्री है उस चीज की। ठीक है, कि जैसे अगर कोई रिसर्च करी आईआईटी ने और दूसरी कोई रिसर्च करी किसी लोकल यूनिवर्सिटी ने, तो आप किसकी रिसर्च को ज्यादा मानोगे? आईआईटी की रिसर्च को ज्यादा मानोगे ना। क्यों? क्योंकि इट हैज मोर लेजिटिमेसी। तीसरा है यूनैनिमिटी, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 लोग हैं और 10 के 10 ओबीडियंट है, मान लो एक ने ओबीडियंट होना बंद कर दिया, तो ये 9 के 9 जो बचेंगे ना, तो ये भी कहीं ना कहीं ओबीडियंट होना बंद कर देंगे। तो ये देखा गया है कि कहीं भी अगर ओबीडियंस आप कर रहे हो तो फुल ओबीडियंस करो, फुल ओबीडियंस। दैट इज वाई इंडिया को सॉफ्ट स्टेट बोला जाता है। सॉफ्ट स्टेट क्यों बोला जाता है? कि इंडिया में क्या है कि थोड़ा सा मोरल ट्रांसग्रेशन ना जस्टिफाइड माना जाता है, कि यार उसने क्या ही इतना इतना गलत थोड़ी ना कर दिया उसने कि उसे इतनी सजा दे दोगे। तो मोरल ट्रांसग्रेशन को गलत मतलब नो कॉम्प्रोमाइज अप्रोच है ही नहीं इंडिया में, कि भाई टेररिस्ट को तुम टीचर का बेटा बता देते हो, ठीक है, जो रेप कर रहा है उसको बता देते हो लड़के हैं, क्या है दिक्कत है, लड़कों की जिंदगी खराब कर दोगे क्या, छोटी सी गलती हो गई। इस तरह की स्टेटमेंट्स पॉलिटिशियंस के थ्रू आती हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? क्योंकि स्मॉल मोरल ट्रांसग्रेशन है। यूएस में आप छोटा सा भी क्राइम कर दो आपको पूरी सजा मिलेगी, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग स्टेट है, वहां पे यूनानिमिटी चलती है, ट्रैफिक रूल्स अच्छे से फॉलो होते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो नहीं होते हैं अच्छे से इंडिया में? क्योंकि यूनानिमिटी नहीं है। 10 आदमी फॉलो कर रहे हैं, 10 नहीं कर रहे हैं, और जो 10 नहीं कर रहे हैं अगर उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए और सबके चालान हो जाए और कंसिस्टेंटली हो जाए, तो विद इन 2 ईयर्स सब लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने लगेंगे। तो यूनैनिमिटी का सिस्टम है, ओबीडियंस नहीं है लॉ के प्रति इंडिया में। ठीक है, फिर डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है यहाँ पर, कि जैसे नाजी जर्मनी में हुआ था कि ब्लाइंड जो ओबीडियंस है वो भी खतरनाक है। वहां क्या हुआ था, वहां जिन्होंने भी जो भी आदेश मिला किसी को मारने का, मार गैस चेम्बर बनाने का आदेश मिला, मार दिया। जनरल डायर ने बोला कि भाई जलियांवाला बाग में कि आप जो है गोली चला दो, गोली चलाने वाले सारे इंडियन थे, इंडियंस ने इंडियंस पे गोली चलाई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर शिफ्ट कर दी, कि मतलब हमारी गलती नहीं है, ये उसकी गलती है। लेकिन न्यूरम्बर्ग ट्रायल इंडिया में नहीं हुआ है अभी तक, जो जर्मनी में हुआ था, कि जो भी नीचे वाले लोग थे जिन्होंने कत्लेआम मचाया है उन सबको सजा मिली है, लेकिन इंडिया में अभी तक उन लोगों को सजा ही नहीं मिली है जिन्होंने इनोसेंट लोगों पर गोली चलाई थी। इसको कहते हैं
डिफ्यूजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है फैक्टर है वन ऑफ द ओबीडियंस का, ठीक है। फिर फिजिकल डिस्टेंस के ऊपर भी बात आती है कि अगर जो ऑर्डर दे रहा है वो आपके सर पे ही खड़ा है, आपके सामने खड़ा है, तो आप उस ऑर्डर को मानोगे, अगर वो फोन पे दे रहा है तो उसको नहीं मानोगे, है ना। इसका क्या मतलब है कि जहां भी आपको सिचुएशन दिख रही है एज ए डीएम, कि अगर आपको कोई परेशानी दिख रही है ना, तो आपने देखे होंगे डीएम एसपी मौके पे पहुंचते हैं। मौके पे क्यों पहुंचते हैं? मौके पे क्यों पहुंचना जरूरी है? मौके पे इसलिए पहुंचना जरूरी है कि सामने रहोगे तो बात मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ओबीडियंस का, तो ये सब पॉइंट्स लिखोगे। फिर आता है हमारा एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड। तो हमारी ड्यूटी क्या रहेगी कि जब भी हम चेंज एटीट्यूड करते हैं तो हम ये करते हैं कि ये परसुएडर है, उसका एटीट्यूड ये है, ये परसुएडी है, उसका एटीट्यूड ये है। ये आपस में ना मर्ज होने चाहिए, कि पहले ऐसा होना चाहिए, धीरे धीरे फिर ऐसा होना चाहिए। जैसे एसबीएम में ले लो, स्वच्छ भारत मिशन में, कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई टॉयलेट बनाओ, उसमें करो, और ये कह रहे हैं कि भाई हम तो खेत में करेंगे। फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा प्रेशर डाला, तो थोड़ा सा कोलेबोरेशन आया कि कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। फिर फाइनली इस तरह का आ जाता है कि लगभग सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। जब इस तरह का आ गया तो उसे मानेंगे कि 100% अब एटीट्यूड चेंज हो चुका है। तो ये चीज है। अब बात आती है एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अंतर क्या है। देखो अब समझ में आया होगा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब ये होता है कि क्या आप लायक हो, एबिलिटी, स्किल। एटीट्यूड का मतलब क्या आप चाहते हो, वांट, डिजायर, वैल्यूज। तो इसलिए एप्टीट्यूड तो जरूरी है ही है, एप्टीट्यूड के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, दिस इज IQ। बट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज EQ। आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। फॉर इंस्टेंस, कि कोई आदमी के पास एप्टीट्यूड है IAS बनने के लिए, जो कि कोचिंग वाले सिखाते हैं, लेकिन कई लोग एटीट्यूड नहीं सिखाते हैं। ओझा सर क्या कहते हैं? ओझा सर ये कहते हैं कि भाई आप जाओगे तो आपका दाम जो है 2 करोड़ हो जाएगा, ब्राइब का, ये वो, मतलब दहेज का। तो वो क्या है, एप्टीट्यूड तो सिखा रहे हैं वो, लेकिन क्या एटीट्यूड सिखा रहे हैं? नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। एप्टीट्यूड विल डिसाइड व्हाट? एप्टीट्यूड विल डिसाइड पोटेंशियल फॉर लर्निंग, कि आप कितनी जल्दी नई चीजों को सीख लेते हो। लेकिन एटीट्यूड क्या दिखाता है? लोकस, कि उसको सीख तो रहे हो आप उस चीज को, लेकिन आपकी कितनी इंटेंशन है उसको अप्लाई करने की। क्या आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो क्या बस, या उस नौकरी में कुछ काम करने के लिए पढ़ रहे हो, है ना। अगर आपको लाल बत्ती का मोटिवेशन है तो भी आप जो है IAS बन सकते हो। लेकिन अगर आपको मोटिवेशन ये है कि समाज में चेंज लेके आना है, सोशल चेंज लेके आना है, तब आप जो है IAS की तैयारी कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड गुड प्रेपरेशन, इन विच एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड बोथ आर अलाइंड टुगेदर, ठीक है। तो ये आपको देखने वाली चीज है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं इस लेक्चर को। अगले लेक्चर में हम वापस मिलते हैं। थैंक यू।